अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं अनवार खाबर और मैं हूं आपके साथ नबीहा इजाज खान। उम्मीद करती हूं आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और ठंडी ठंडी सुबह में अपने दिन का आगाज कर चुके होंगे और प्रॉपर प्लानिंग के साथ। अनफॉर्चुनेटली जनाब हमारी टीम की तो अनवार कोई प्लानिंग नजर नहीं आई, जिसकी वजह से कल का जो मैच था, जो फर्स्ट टेस्ट था, वो हम हार गए और प्लानिंग नहीं नजर आई, मनसूबाबंदी नजर नहीं आई। और इंग्लैंड की मुसलसल जितने भी हमने एनालिसिस शेयर किए इन आवर प्रोग्राम, तो यही बात हो रही थी कि उनकी जो स्टडी थी, उनकी जो रिसर्च थी और स्पेशल T20 के प्लेयर्स को, 4 प्लेयर्स को टेस्ट फॉर्मेट में यूज किया गया, तो प्रॉपर वो स्ट्रैटेजी के साथ मैदान में उतरे। तो आई थिंक उनको अपनी शानदार हिकमत अमली की वजह से भी याद रखा जाएगा। बिल्कुल। और जो इंग्लिश कप्तान के बोल्ड डिसीजन थे, वो भी हमने देखा कि सोशल मीडिया पर उसकी बहुत तारीफ की गई कि वो यहाँ पर मैच ड्रॉ करने नहीं आए हैं। जिस तरह का टारगेट उन्होंने पाकिस्तानी टीम को दिया था, 264 रन पर उन्होंने अपनी इनिंग्स थी वो डिक्लेयर कर दी थी और पाकिस्तानी टीम को मौका दिया कि पाकिस्तानी टीम ये मैच अपने नाम कर सके। लेकिन जो हमारे बल्लेबाज थे वो काफी डिफेंसिव लग रहे थे कि वो उस तरह से नहीं खेल पा रहे जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिस तरह से इंग्लिश प्लेयर्स ने पहले रोज ग्राउंड था, एक तो इसका एज हमें होना चाहिए था। प्लस पे जैसे कि हमने फर्स्ट डे देखा टेस्ट मैच के, और जिस तरह से इंग्लिश टीम का जो बल्ला रन जिस तरह से बोल रहे थे, तो ऐसे लगा कि पिच को बहुत ब्लेम किया गया, लेकिन उम्मीद मुझे ये थी कि शायद हमारे प्लेयर्स आएंगे तो वो भी कम से कम उनके मुकाबले का तो प्ले करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। कैप्टनसी का बहुत वाजे हमें फर्क भी नजर आ रहा है। बहुत लंबी अरसे से हम तनकीद सुनते जा रहे हैं, लेकिन जो फैसले हैं वो भी बेहतर होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। बहरहाल हम क्रिकेट के ऊपर, टेस्ट सीरीज के ऊपर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर है ऑन टॉप स्टोरीज। गैर मशरूत मुज़ाकरात या गैर रस्मी बातचीत, क्या बर्फ पिघल रही है? नवाज शरीफ की वतन वापसी की खबरें और इमरान खान को पार्टी सरबराही से हटाने की कोशिशें, हकाइक क्या हैं? ना ओपनर्स चले, ना ही मिडल ऑर्डर धाक बिठा सका बहादुर टीम का दलेराना फैसला, पाकिस्तान का दिफाई अंदाज नाकामी का शिकार। टेस्ट क्रिकेट में शाहीनों की नाकामी की वजूहात क्या हैं? रूस से तेल भी मिलेगा, गंदम भी रूसी ही खाएंगे। क्या पाकिस्तानी मईशत की सर्दी मॉस्को के सर्द पानी दूर कर सकते हैं? फुटबॉल का आलमी मेला इख्तिताम की जानिब गामजन, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल कतर की मेजबानी दहाइयों तक याद रहेगी। लाहौर का स्मोक, शहरी गंजे होने लगे, खारिश में भी इजाफा, नाखून कटाएं या आंखें बचाएं। पाकिस्तान और भारत एक पेज पर एक बार फिर बड़े सगीर का बरतानिया से मुकाबला, मुअम्मा है क्या, बताएंगे आपको आगे चलकर इन प्रोग्राम। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज करते हैं और मुल्क की सियासत की जो गहमा गहमी है वो थमने का नाम नहीं ले रही है और एक मरतबा फिर से इख्तलाफात का जो सिलसिला है और जो एहतजाज की जो सियासत है और इल्ज़ामात की सियासत है और मुज़ाकरात की भी बाज़ गश्त है। लेकिन जो खान साहब हैं वो अभी भी अपनी उसी कंडीशन पर वहीं पर मौजूद है। उनकी वही पहली शर्त है कि पहले इंतखाबात की डेट दी जाए, उसके बाद वो मुज़ाकरात की मेज पर आ सकते हैं। सो लेट्स सी कि ये जो एक गैप इस वक्त पीटीआई और पीडीएम जो इत्तेहादी हुकूमत के दरमियान है, ये क्लीशे कब दूर होगा? क्योंकि इसी डेडलॉक में जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये हैं, जो कि थोड़ी सी डिफरेंट खबर है कि इसहाक डार की मुलाकात शायद आरिफ अलवी साहब से होने जा रही है या हो चुकी है और इनके जरिए हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो राब्तों का आगाज है वो शायद शुरू कर दिया जाएगा। तो तहरीक इंसाफ की जानिब से भी इन दावों की हम देख रहे हैं तस्दीक करते हुए कहा गया है कि उनके हुकूमत के साथ गैर रस्मी राब्ते भी हो रहे हैं। फवाद चौधरी क्या कहते हैं वो देखते हैं। हम देख रहे हैं कि मुसलसल हमारी जो एफर्ट है, हमारी कोशिश है जो इदारों के साथ तलखियां हैं वो कम हो। हम अदलिया के साथ भी, हम फौज के साथ अपनी तलखियां जो है वो बढ़ाना नहीं चाहते, हम कम करना चाहते हैं। लेकिन बाज़ अनासर ऐसे हैं जो कि इन तलखियों को बढ़ा रहे हैं। जो ताल्लुकात हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ से ताल्लुकात कोई कम अज़ कम कुछ लोग उसको या शायद वफाकी हुकूमत इसको बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान किन शराइत पर राब्ते अभी हो रहे हैं और गैर रस्मी बातचीत के दौरान किन उमूर पर गौर किया जा रहा है, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को इस हवाले से मुकम्मल मैंडेट दे रखा है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर अनवार ये भी एक सवाल है कि जो वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार है उनको मुज़ाकरात का कितना मैंडेट दिया गया है, और इसी हवाले से वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने उनका जो मौक़िफ़ सामने आया है वो ये है कि कनपट्टी पर बंदूक रखकर ऑब्वियसली मुज़ाकरात नहीं किए जाते हैं, जबकि मौलाना फजलुर रहमान
ये भी जो स्टेटमेंट है, उनका कहना है कि हुकूमत तहरीक इंसाफ के साथ ऐसी कोई गुफ्तगू-शनीद नहीं कर रही है, मुज़ाकरात नहीं हो रहे, मतलब इत्तेहादी भी एक पेज पर नहीं नजर आ रहे, कॉन्फ्लिक्ट हमें दिखाई दे रहा है। एहसन इकबाल और मौलाना फजलुर रहमान की क्या राय है, वो आपके साथ शेयर करते हैं। हमेशा हुकूमत समझती है कि बड़ी तहरीक उठ रही है, तो हुकूमत की ज़रूरत होती है कि वो उनसे कहे कि आए मुज़ाकरात करें, बात करें। यहाँ पर अपोजिशन हमें कह रही है कि हमसे मुज़ाकरात करो वरना। इमरान खान में वो सख्त नहीं कि जिसके साथ मुज़ाकरात किए जाएं। हम कभी भी उनके साथ मुज़ाकरात की तरफ नहीं जाएंगे। अगर तो वो अभी भी मुसलसल मुल्क के अंदर पिस्तौल पकड़ के सब की कनपट्टी पे रख के निज़ाम को यरगमाल बनाने की कोशिश करेंगे तो ये उनकी भूल है। हमेशा तो ये गुफ्तगू आपने देखी एहसन साहब की, एहसन इकबाल की और मौलाना फजलुर रहमान साहब की। तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के साथ साथ अनवार जो एक और हैपनिंग, एक और खबर जो हम काफ़ी तवील अरसे से सुन रहे हैं, वो ये कि मुस्लिम लीग नून से नवाज शरीफ की जो वापसी है उसकी जो खबरें हैं वो काफ़ी अरसे से सरगर्म हैं। मरियम नवाज शरीफ भी इसका इंदिया माजी में दे चुकी हैं और नवाज शरीफ अगले चंद हफ्तों में पाकिस्तान आ सकते हैं, ये इत्तलात सरगर्म है। सवाल ये कि क्या तहरीक इंसाफ इलेक्शन की तारीख मिलने पर नवाज शरीफ की वापसी कबूल कर लेगी और कितना टफ टाइम नवाज शरीफ को वतन वापस आने के बाद, क्योंकि इमरान खान मुतअद्दिद बार बात ही सिर्फ इसी पॉइंट पर करते हैं कि नवाज शरीफ को वापसी के हवाले से कोशिशें की जा रही हैं, इमरान खान उनकी वापसी के हक में नहीं है। ये मामला किस तरह से सॉर्ट आउट होगा, इन्हीं सवालों का जवाब जानेंगे। अनवार, इसी पूरी सिचुएशन में जो खान साहब अब नई मुहिम पे निकल आए हैं और मेरे ख्याल से ये उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग बयानिया भी बनने वाला है कि इलेक्शन करवाओ और मुल्क बचाओ, जो मुहिम है उसका अब आगाज किया जा रहा है। और लग रहा है कि जो दिसंबर का पूरा महीना है वो अब खान साहब उसमें अपनी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं वो जारी वो सारी रखेंगे और ये आगे भी हो सकता है। तो पूरी सिचुएशन के ऊपर बात करते हैं हमारे साथ सीनियर तजियाकार फरीद रईस ने में ज्वाइन किया है। फरीद, आप किस तरह से देख रहे हैं इसाकदार की सदर मुमलिकत से मुलाकातें हो रही हैं, फवाद चौधरी भी इन गैर रस्मी मुलाकातों के हवाले से इनकी तस्दीक कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, बर्फ पिघल रही है? बहुत शुक्रिया अनवार और बहुत शुक्रिया नबिया आप लोगों का। काफ़ी आप लोगों ने पूरा बैकग्राउंडर पूरा सेट किया, स्टेज आप लोगों ने सेट किया, जो पॉलिटिकल हैपनिंग्स और चीज़ें हो रही और यकीनी तौर के ऊपर देखें जहाँ तक बात डायलॉग की और आपने बात की सदर आरिफ अलवी और इसाक डार साहब की, आपको याद होगा कि अब से कुछ दिनों पहले की बात है, 29 नवंबर से पहले की जब आर्मी चीफ की नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से और उसकी समरी के हवाले से हमने देखा कि जब वो समरी मूव होनी थी उससे कुछ वक्त पहले जो है वो इसाक डार और आरिफ अलवी साहब की मुलाकात हुई और उसकी मुलाकात के अंदर दोनों की आपस में बातचीत हुई और उसमें उनसे कहा गया कि मुल्क के वसीतर मफाद के अंदर सियासत होती रहेगी, सियासत हम बाद में करते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले ये कि आप इस समरी को रोके नहीं। और फिर हमने देखा कि उसके बाद उन्होंने वो रोल प्ले किया, मीडिया अटेंशन ग्रैब की, गो कि उसके अंदर कोई रोल नहीं था कि अलवी साहब जो हैं वो यहाँ से उड़ते लाहौर जाते, खान साहब से मशवरा करते, देयर वाज नो उनके इन्वॉल्वमेंट कोई थी नहीं, लेकिन चूंकि वो एक मीडिया की अटेंशन के लिए वो सारी चीज़ें हुई, लेकिन बहरहाल ये गवर्नमेंट का एक जेस्चर था। जहाँ तक बात है आपकी की बातचीत और फिर खान साहब की डायलॉग करने के हवाले से जो टर्म्स एंड कंडीशंस उन्होंने रखी हैं कि पहले आप इंतखाबात की तारीख दें, ये नैरेटिव इमरान खान साहब का शुरू दिन से है कि जब तक आप हमें इंतखाबात की तारीख नहीं देंगे उस वक्त तक हम आपसे बातचीत नहीं करेंगे। गवर्नमेंट का स्टांस ये कि इंतखाबात अपने मुकर्रर वक्त पर होंगे। खान साहब की इस बात को समझना आपको बहुत जरूरी होगा कि वो क्यों बार बार जल्द इंतखाबात की बात कर रहे हैं। इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है कि उनके लिए जल्द इंतखाबात क्यों जरूरी है, वो डिले क्यों नहीं चाहते हैं। एक तरफ तो वो ये कहते हैं कि हमें इंतखाबात अगर जल्दी ना भी हों हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे पहले अगर आपने देखा होगा उन्होंने कहा ठीक है आर्मी चीफ अगर लग जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दूसरी तरफ उनको फर्क पड़ता भी है, वो अपनी ही बात से जो है वो दोबारा से उस चीज को अपनी ही बात से मुकरते भी हैं। बात इस चीज की है कि पीटीआई या खान साहब ये समझते हैं कि इस वक्त उनका एक पॉपुलर वोट है, इस वक्त वो पॉपुलैरिटी के पीक के ऊपर है और इस वक्त किए जाने वाले या होने वाले इंतखाबात में उनको ज्यादा वोट पड़ेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि प्रोजेक्ट इमरान, मैं उसको कहता हूं प्रोजेक्ट इमरान, 29 नवंबर के बाद बंद हो गया। अगर यह हकीकत है अगर यह हकीकत है तो 29 नवंबर के बाद प्रोजेक्ट इमरान बंद हो गया है और अब इमरान खान को पीटीआई को अपनी जंग, अपनी लड़ाई, अपनी एफर्ट्स, अपनी स्ट्रगल खुद करनी होगी, खुद करनी पड़ेगी। अब उनको किसी सहारे पैदा होती है फरीद, तो खान साहब इससे क्या पाएंगे? आप खुद कह रहे हैं कि 29 नवंबर के बाद जो पूरा मंजरनामा है वो तब्दील हो चुका है, तो फिर अब जो नई मुहिम का आगाज किया जा रहा है, इलेक्शन करवाओ, मुल्क बचाओ मुहिम, इससे खान साहब क्या गेन करेंगे?
देखें ये वो चीजें बार बार वो दोबारा से अब आप ये जो राब्ताकारी हो रही है या जो बातचीत हो रही है, आप मुझे बताइए कि एक तरफ आपने मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात सुनवाई, पीडीएम के सरबराह हैं, वो कहते हैं जनाब कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। दूसरी तरफ आप ये बता रही हैं कि हम ये जो बातें हैं कि इसहाक डार और आरिफ अलवी साहब, ये भी जरा जहन में बात रखने की जरूरत है कि एक पेज पर ला कौन रहा है। ये सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़े जा रहा हूं और आप इस पर गौर कीजिएगा कि उनको फिर ला कौन रहा है। और अब भी इमरान खान साहब की निगाहें पिंडी की तरफ है, ये भी एक सवाल है। अब भी क्या उनकी निगाहें अदलिया की तरफ है? अब भी क्या वो उन्हीं की तरफ देख रहे हैं? आपने खुद इब्तिदाइया में अपने तस्करा कर दिया, तोशाखाना रेफरेंस के हवाले से 13 दिसंबर को खान साहब को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने के हवाले से समाअत 13 दिसंबर को मुकर्रर कर दी गई है। तो ये वो चीजें हैं, ये वो फैक्टर्स हैं। अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर अगर आप समझती हैं कि खान साहब इस वक्त जो है वो गवर्नमेंट को बो डाउन कर देंगे, ऐसा नहीं है। इस वक्त वो सूरत हाल पैदा हो चुकी है जहां पे अब इमरान खान साहब के पास ऑप्शंस क्या है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वो क्या ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं? गुज़िश्ता 6-7 माह के अंदर एहतजाज कर लिया, लॉन्ग मार्च कर लिया, लॉन्ग मार्च पिंडी लेकर आ गए, तमाम चीजें करके देख ली, लेकिन क्या अपनी किसी भी शर्त को या किसी कंडीशन को मनवाने में कामयाब हुए? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, क्या आप जानिए। तो इन तमाम इसके तनाजुर में आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये समझना कि अब उनके पास ऑप्शंस रह के आ गए हैं, या तो इंतजार करें। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, लेकिन फरीद जिस तरह से आप ही ये कह रहे हैं कि खान साहब को इंतजार करना चाहिए, उनके जो इर्द गिर्द के करीबी हल्के हैं वो भी उन्हें यही मशवरा दे रहे हैं, परवेज इलाही भी उन्हें यही कह चुके हैं कि वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी होनी चाहिए, जनरल इलेक्शंस का वेट करना चाहिए जिस डेट पर हुकूमत कह रही है। तो खान साहब को क्या ये नहीं करना चाहिए कि जहां पर भी उनकी हुकूमत है वहीं पर वो पॉलिसी बनाएं, वहीं पर स्ट्रैटेजी अपनी सारी तैयार करें, वहां पर अपना वोट बैंक मजीद बढ़ाएं? सवाल तो उनसे यह होना चाहिए कि क्या आपके पास इलेक्शन में जाने की तैयारी है? आप किनको लेकर आएंगे? क्या आपके पास किनको टिकट देना है? किन लोगों को लेकर आना है? कौन लोग आपके एमएनएज होंगे? कौन आपके एमपीएज होंगे? आपकी टीम क्या होगी? अच्छा चले फर्ज कर लेते हैं इंतखाबात खान साहब ने कह रहे हैं करवा दें, जल्द इंतखाबात भी करवा दिए, इलेक्शंस हो भी गए, उसके बाद खान साहब के पास क्या स्ट्रैटेजी है कि जो आज वो बात करते हैं कि अगर मुल्क की मईशत को चैलेंजेस दरपेश हैं तो वो चैलेंजेस वो ठीक कर लेंगे। हम तो ये बात सुनेंगे, खान साहब कहेंगे पीछे वाले इस चीज को खराब करके चले गए, हमें तो मईशत इतनी खराब हालत में मिली, अब मजीद 5 साल इंतजार करो, एक दिन में तब्दीली तो नहीं आ जाती है। हमने ये तमाम चीजें सुनी है। सवाल सिर्फ इतना है, बात सिर्फ इतनी है कि आपके खुद चीफ मिनिस्टर पंजाब परवेज इलाही, जो आपके साथ आपकी जमात का जिन्होंने साथ दिया, जो आपने उनको चीफ मिनिस्टर बनाया, वो खुद कह रहे हैं इस चीज के ऊपर कि अभी आप 4 महीने खुद खड़े नहीं हो सकते, आपको जख्म आए हैं, उसके बाद देखेंगे, उसके बाद इन चीजों को देखेंगे। लेकिन चूंकि खान साहब ने एक बॉल फेंक दी है कि पंजाब असेंबली की, आप देखते हैं उनके चीफ मिनिस्टर हैं, उन्हीं के चीफ मिनिस्टर थे, जब वो एफआईआर दर्ज करने की बात हुई तो किसी और ने तो मना नहीं किया, किसी और ने तो रुकावट नहीं डाली, उनकी हुकूमत थी पंजाब के अंदर, वो दर्ज करवा लेते। लेकिन वहां पे भी हमें नजर आया कि पंजाब के हवाले से जो बाज़गश्त है, खबरें हैं कि पंजाब में अदम एतमाद की बजाय इन हाउस तब्दीली की कोशिशें की जा रही है। काफली के जो 6 एमपीएज हैं शुजात कैंप में वापस चले गए हैं, आसिफ अली जरदारी साहब खिलाड़ियों को तोड़ने में इस वक्त मसरूफ हैं। तो पंजाब में आपको तब्दीली आती हुई दिखाई दे रही है इस वक्त? देखें, वो गवर्नमेंट के लिए, मैं आपको अब बताता हूं, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। अब से कुछ दिन पहले जब इमरान खान साहब ने ये बॉल फेंकी थी कि मैं पंजाब और केपी की असेंबलियां डिसॉल्व कर दूंगा, तो यस, द गवर्नमेंट वाज इन प्रेशर, गवर्नमेंट के ऊपर दबाव था, क्योंकि देखें आपने विफाक बचाना है, विफाक के साथ साथ पंजाब बचाने की आपको लाले पड़ गए, आपको जो है वो केपी बचाने के लाले पड़ गए। और ये बात दुरुस्त है कि अगर आप पंजाब से और केपी असेंबलियां रिजाइन कर जाती हैं तो वहां पे इलेक्शंस होंगे, आप इलेक्शंस का खर्चा, उसके लिए तमाम लवाजमात, तो बड़े मामला उसके अंदर क्रिएट होने थे। लेकिन अब जबकि उनके खुद चीफ मिनिस्टर की तरफ से जब ये बात आ रही है, देखिए आप इस बात को नोट करें, आसिफ अली जरदारी साहब खुद लाहौर मौजूद हैं, सियासी जोड़ तोड़ वहां पे चल रही है। नून लीग ने कहा कि पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हर ऑप्शन पर गौर करेंगे और हर ऑप्शन तक जाएंगे जिससे हम पंजाब असेंबली को तहलील होने से बचा सकें। मैं समझता हूं कि अगर ये पंजाब असेंबली तहलील जिस तरह से बात हो रही थी होती है, देन इट इज अ थ्रेट
देन ये हुकूमत के लिए चैलेंज और इन हाउस तब्दीली बिल्कुल, क्योंकि पंजाब असेंबली का सेशन आप जानते हैं कि गुज़िश्ता 3 से 4 माह से मुसलसल वो चल रहा है, और यही वो खदशा और खतरा उनको होगा कि कहीं वजीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ना लेकर आ जाएं। लेकिन इन हाउस तब्दीली अगर ये खतरा बरकरार रहता है कि असेंबली परवेज इलाही तोड़ देंगे, तो फिर तो इन हाउस तब्दीली बिल्कुल आ जाएगी। इन हाउस तब्दीली के लिए आसिफ अली जरदारी साहब आप खुद जानते हैं, सियासत और जोड़ तोड़ के वो बहुत माहिर हैं। इन हाउस तब्दीली करके वो वहां पे तब्दीली ले आएंगे। लेकिन अगर ये हुकूमत को गुमा हो गया और अगर ये उनको यकीन हो गया बल्कि कि अगर पंजाब की असेंबली कहीं नहीं जा रही है, नहीं टूट रही है, कुछ ऐसा नहीं होता, तो फिर कोई जो मेरे यहाँ से कल रात को श्योरिटी मिल चुकी है परवेज इलाही साहब को कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल एंड हो चुका है, ये चीज तो बात आ गई। मैं इसी तरफ आपको जी नबिया आपने क्या कहा, मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं हुई। क्योंकि कल सेशन भी इख्तिताम पजीर हो गया है पंजाब असेंबली का। जी बिल्कुल, देखिए अब यही तो वो सब चीजें है ना। अगर हो गया है तो चीफ मिनिस्टर के ऊपर है ना कि अगर वो परवेज इलाही साहब ने ये इंदिया दे दिया कि असेंबलियां कहीं नहीं जा रही हैं, तो इसका मतलब है कि असेंबलियां कहीं नहीं जा रही हैं आपकी। इसका मतलब है कि मामलात फिर खान साहब को अब ये सोचना होगा कि वो परवेज इलाही जो उनके साथ थे, वो तमाम इंकिशाफात जो मोनिस इलाही ने किए, जो परवेज इलाही साहब ने किए, वो तमाम सूरत हाल को समझने के लिए बहुत वाजे हैं। और फिर मेरा सबसे बड़ा एक जो मेरा ओपिनियन है, जो मैं समझता हूं कि क्या खान साहब के पास कोई लाही अमल है, क्या वो असेंबली डिसॉल्व करके नए इलेक्शन जाएंगे, वही उसी टीम के साथ जाएंगे, किसको टिकट देंगे, किन लोगों को लेकर आएंगे, किन लोगों से जो है मुल्क की मईशत को चलाएंगे, किन लोगों के साथ वो मुल्क की मईशत को संभाल देंगे। फरीद ये बताइएगा, आपसे जानना चाहेंगे कि जब मुज़ाकरात की हम बात कर रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान तो कहते हैं कि किसी तौर पर भी इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं हम करने वाले। शहबाज शरीफ बार बार मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं। आप कोई कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं कि पीडीएम में भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है? और अगर परवेज इलाही और मोनिस इलाही की बात करें, वो भी एक पेज पर नजर नहीं आ रहे, तो सियासत में चल क्या रहा है? सियासत में यह चल रहा है कि सामने कुछ और है, पसे पर्दा कुछ और है। सामने कुछ चीजें कही जा रही हैं, बैकएंड के ऊपर कुछ और चीजें चल रही हैं। लेकिन एक चीज देखें, डायलॉग जहां तक है, पॉलिटिकल जो एंटिटीज हैं उनके दरमियान डायलॉग के बगैर काम नहीं चलता। पीडीएम की तरफ से आपने देखा कि ये बात राना सनाउल्लाह ने ऑन द रिकॉर्ड सबको कहा, आप आ जाएं, बात करें, विन विन सिचुएशन कर लेते हैं, कुछ आप आपकी मानेंगे, कुछ हमारी मान लें, दरमियानी रास्ता हम निकाल लेते हैं। लेकिन कंडीशंस नहीं हो सकती। और इस वक्त अनवार, इस वक्त जो सिचुएशन है, जो मुल्क की इकॉनमी को जो चैलेंजेस दरपेश हैं, आप ऐसी सिचुएशन में एक केयर टेकर लाके आप क्या करना चाहते हैं? आप एक केयर टेकर लाके आप इकॉनमी के साथ जो कुछ भी हो रहा है, आप दोबारा से उसको स्टॉल कर देंगे? आईएमएफ के साथ प्रोग्राम जो चल रहे हैं उसको स्टॉल कर देंगे? क्या आपकी इकॉनमी इस ट्रांजिशन को फेस कर सकेगी? सो ये वो चीजें जिसके नतीजे में इमरान खान को समझना होगा। अच्छा, अभी पाकिस्तानी सियासत का मंजरनामा कितना तब्दील होता हुआ देख रहे हैं आप आने वाले 1-2 महीने में? क्योंकि नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से खबरें बहुत चर्चा में हैं। जब वो वापस आएंगे तो ऑब्वियसली जो तहरीक है मुस्लिम लीग नून की, जो ऑब्वियसली जो एक सियासी ताकत है, वो भी आई एम श्योर कि जो उनका वोट बैंक है वो भी सामने आएगा, स्ट्रांग होंगी चीजें। खान साहब की प्रॉपर जो हम हिकमत अमली की बात कर रहे हैं, वो फिर उस तरीके से मुकाबला कर पाएंगे नवाज शरीफ की वतन वापसी के आने के बाद? देखिए, मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से बहुत अरसे से खबरें गर्दिश कर रही हैं। अब तो उनके भाई की हुकूमत है यहाँ पे। अब कोई ऐसा खतरा बहरहाल नजर नहीं आता है। मैं समझता हूं कि मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी जो है वो इस पूरी जो नून लीग के लिए स्पेशली उसको ये फ्यूल अप करेगी, उसके अंदर मजीद उसको तवानाई बख्शेगी। क्योंकि मियां नवाज शरीफ वो सेंटर पॉइंट है मुस्लिम लीग नून के हवाले से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैं, जिसके ऊपर नून लीग का जो वोटर है वो आगे बढ़ेगा, वो आगे निकलेगा। सो मैं समझता हूं कि उस वक्त जब नून लीग या पीडीएम इस चीज को देख लेगी, स्पेशली मैं अगर नून लीग की बात करूं, और उनको ये लगेगा कि आगे चल के एक माहौल बन गया है, अब हमने इलेक्शंस को मुकर्रर वक्त पर होने चाहिए या उस वक्त उनको कराना चाहिए, तो देन आई थिंक कि इसमें मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से उनकी राह वैसे ही हमारे कोई रुकावट तो नहीं है उनके आने के अंदर, लेकिन शायद अभी उस दुरुस्त वक्त का इंतखाब किया जा रहा है। और डेफिनेटली
ये चीज इमरान खान साहब को एक चैलेंज देगी, पीटीआई को इसमें चैलेंज मिलेगा। लेकिन आप ये भी देख लीजिए इस चीज के अंदर कि पीटीआई के अपने ही अंदर, अपने ही सर्कल्स के अंदर, अपने ही लोग जो है वो उनसे अब उन्हीं के राज अफशा कर रहे हैं, उन्हीं की बातें बता रहे हैं, उन्हीं की चीजें जो है वो निकाल के सामने ला रहे हैं। तो ये वो चीजें, और इसके साथ एक बात और आप जहन में रखिएगा, जहांगीर तरीन फैक्टर को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, अलीम खान फैक्टर को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, फैसल वाडा फैक्टर को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। ये वो लोग हैं, और इसके अलावा भी बिलखुसूस जो मैंने नाम लिए, ये वो लोग हैं जो कि पीटीआई जिनके बलबूते पर और जिनके सहारों के ऊपर आगे बढ़ी है, और जिन्होंने पीटीआई को यहां तक और हुकूमत में आने के हवाले से बड़ा सपोर्ट किया। तो जहांगीर तरीन के इस्लामाबाद, केपी, पंजाब, यहां के विजिट्स, इनको नजर में रखने की जरूरत है कि उनके ये जो विजिट्स हो रहे हैं, उनकी जो एक्टिविटीज हो रही हैं, वो बड़ी मायने ख़ेज़ हैं। ये भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार फरीद रईस हमारे साथ कन्वर्सेशन थे। और फरीद, इससे पहले ये खबरें भी चर्चा में थी काफी अर्सा पहले कि जहांगीर तरीन और अलीम खान के दरमियान में भी मुलाकात हो रही है, और ये ग्रुप जो है वो सियासत में एक्टिव हो सकता है, कुछ अहम खबरें सामने आ सकती है, दो के फिर वो मामला थोड़ा सा ठंडा पड़ गया। फरीद के भी जितने एनालिसिस थे उससे ये बात समझ में आई है कि अभी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस पूरी सिचुएशन से कुछ गेन नहीं कर पाएगी, कोई प्रॉपर हिकमत अमली फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। बिल्कुल, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। वेलकम बैक। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे, जहां इंग्लैंड ने पाकिस्तान में 22 साल बाद टेस्ट मैच में पहली कामयाबी हासिल कर ली है। और रावलपिंडी टेस्ट में हमने देखा कि दिलचस्प मुकाबला हुआ, जिसके बाद इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 74 रन से शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बर्तरी भी हासिल कर ली है। इससे पहले इंग्लैंड की टीम दिसंबर 2000 में कराची में मौजूद थी, जहां उन्होंने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया था। लेकिन अभी हम देख रहे हैं जो इंग्लैंड का तर्ज क्रिकेट है वो बहुत ज्यादा तब्दील हो चुका है, जिस तरह हमने T20 वर्ल्ड कप में देखा और टेस्ट सीरीज में भी जिस तरह से हम देख रहे हैं, तो इसी तरह से लग रहा था कि इंग्लैंड की जो टीम है वो T20 सीरीज खेलने के लिए आई है। कल हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि कल का दिन हैपनिंग हो सकता है, बल्कि कल आप भी और हम भी बात होपफुल थे, उम्मीदें थी होपफुल, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बहुत सारे फ्लॉस का जिक्र किया जा रहा है। रावलपिंडी टेस्ट का जो आखिरी दिन था, इंग्लैंड का 343 रन का हदफ पाकिस्तानी टीम को वो अबूर करने में इतनी वो डिफिकल्टी दिखाई दी और कोई भी नहीं चल सका। किया जिस तरह से फील्डिंग प्लेस की गई थी, पाकिस्तानी बल्लेबाजों को प्रेशर में लाया गया, तो सोशल मीडिया पर मीम्स थी कि जो आखिरी बल्लेबाज रह गया था उसके सर पर सारे लोग खड़े थे, तो वो मीम थी कि इसको सर पे बिठा दें प्लेयर के। वो जिस तरह से फील्डिंग प्लेस की और जिस तरह से अटैकिंग क्रिकेट खेली है इंग्लैंड ने, उसकी तारीफ सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा की जा रही है। बिल्कुल, फैंस भी दुआ कर रहे थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बहरहाल पाकिस्तान पहला टेस्ट तो हार गया, लेकिन चले अनवार, होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं कि आगे की पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है वो कैसे रहती है। पिच को भी बहुत तनकीद आई, सिचुएशन के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट फवाद मुस्तफा। फवाद, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन नियो पाकिस्तान। तो कहा जाए कि पाकिस्तान की हार से ज्यादा इंग्लैंड की जीत कल बहुत खास रही, जिस तरह से प्लानिंग की गई, प्रॉपर रिसर्च की गई, स्टडी किया गया पिच को और सारी सिचुएशन को, तो ऑब्वियसली फिर जीत बनती थी इंग्लैंड की। देखिए, ये मैच जो था वो तो इंग्लैंड ने, अगर आप देखें, हमने जो स्ट्रैटेजी शुरू से बनाई थी, जिस किस्म का विकेट बनाया गया, वो हमें ड्रॉ ही करना था और हम मुतमईन थे कि ड्रॉ हो जाएगा। हमारे ख्वाबो ख्याल में ही नहीं था कि हम जब पहली इनिंग्स इंग्लैंड बड़ा डिसीजन लेगा। इंग्लैंड ने बेसिकली कहा कि जाओ जीत के दिखा दो, इतने ओवर्स के हिसाब से उतने रन नहीं दिए, तो उन्होंने हमें एक मौका दिया कि जाएं जीत के दिखा दें। और हमारी सोच क्योंकि नेगेटिव सोच में बहुत मुश्किल होता है कि आप मैच जीत पाए। आपने टेस्ट क्रिकेट में अगर पॉजिटिव, तभी आपको कामयाबी, और थ्रूआउट द टेस्ट पॉजिटिव, पहले सेशन से लेके आखिरी सेशन नहीं था जिसमें हम नजर आया हो कि हम तो हमारी कंडीशंस में दुनिया भर में जब होम सीरीज जो टीम जिस जगह हो रही होती है उससे
वो फेवरेट होती है, लेकिन हम कहीं भी नजर नहीं आए। अब बात ये है कि हमारी जो स्ट्रैटेजी, जो प्लानिंग है, वो हम 1970-1980 जो है वो बल्कि उससे आगे की तरफ जा। बिल्कुल फवाद, 2 पॉइंट आपने रेस किए हैं कि जो होम ग्राउंड सीरीज होती है, जो टीम वहां पर मौजूद होती है वो फेवरेट होती है यकीनी तौर पर। दूसरा, आपने स्ट्रैटेजीज की बात की। होम ग्राउंड होने के बावजूद भी हम ये देख रहे थे कि हम डिफेंसिव क्रिकेट खेल रहे हैं, इंग्लैंड एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहा है। और स्ट्रैटेजीज की अगर बात करें तो ब्रेंडन मैकलम जब से वहां पर आए हैं उनकी स्ट्रेटेजी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई है। वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं और अगली टीम को इतने प्रेशर में ले आते हैं कि उनकी जीत यकीनी हो जाती है। देखिए, इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि हमारी जो सोच है, या हम T20 या वाइट बॉल क्रिकेट को पाकिस्तान में बहुत ज्यादा अहमियत देने लगे हैं। जब ट्रॉफी एक टूर्नामेंट होता है होती है कि बस निमट जाए, तो वो सबसे बड़ी वजह है। आप सोचिए कि हमने इतना बड़ा पैसा जो था वो जूनियर लीग में लगा दिया। इसका मतलब जो 19 साल के बच्चे हैं या उससे छोटी उम्र के हैं, उनको भी हम राग़िब कर रहे हैं 20। तो नजर आएगा कि जी यहीं पर पैसा है। दुनिया भर में बहुत ज्यादा स्टार बहुत जल्दी बन जाते हैं और उतनी मेहनत भी नहीं। तो हम जो ये नस्ल थी, बात बता कि जी 4 डे क्रिकेट। अच्छा फवाद, हमने मुसलसल देखा जो स्टेटमेंट सामने आए, इवन रमीज राजा की भी और बाकी दीगर जो एनालिसिस हम मुसलसल सुन रहे हैं, पिच पर ऑब्वियसली सारा जो ब्लेम है वो पिच पर डाला जा रहा है कि जो सड़क नुमा पिच हमने बनाई और बज़ाहिर स्पिनर की यहाँ पर ये सपोर्ट के लिए बहुत सपोर्ट कर रही थी स्पिनर्स को, लेकिन हमने हमारी टीम में देखा कि सिर्फ एक स्पिनर्स को रखा गया। तो ये डिसीजन मेकिंग यहाँ पे कितनी नाकाम होती हुई दिखाई दी? ज्यादा स्पिनर्स क्यों नहीं रखे गए? हमारी हार में कितना अहम किरदार रहा? देखिए, बदकिस्मती ये है कि पहले हमारे यहाँ स्पिनर्स आ रहे थे, अब कुछ अरसे से हमारे पास स्पिनर्स आ ही नहीं रहे। ये पहला सीजन अबरार ने बहुत अच्छा खेला और वो पाकिस्तान में आगे, उसकी वजह ये कि स्पिनर्स आपके पास है ही नहीं। ये तो पहले थे, लेकिन फिर भी हम स्पिन विकेट बना के जाते थे। अब ये भी मसाइल हैं। और जहां तक विकेट का ताल्लुक, रमीज राजा साहब भी नहीं पता कि विकेट कैसी बननी थी या क्या बनी। तो अगर मर्जी के काम की मर्जी की बना दी है तो ग्राउंड में जो भी विकेट बनने तो आप मेरे ख्याल से बाहर कर दें नौकरी से, क्योंकि तो इतनी बड़ी बदनामी दुनिया भर में हुई है। तो ऐसा हो नहीं सकता। हम बेसिक करके कर रहे होते हैं और एक नई चीज शुरू की मिट्टी लाएंगे, ऑस्ट्रेलिया की मिट्टी लाएंगे। भाई, पाकिस्तान में 70 साल से क्रिकेट हो, जो आप चाहते हैं उसके करीब विकेट एक बेवकूफ बनाने वाली हो जाए कि हमारे 4 रोजा क्रिकेट के लिए हमारे पास बैकअप ही नहीं है। हम उन्हीं लड़कों को उन्हीं लड़कों को खिलाए जा रहे हैं। सीरीज भी आना शुरू हो, खाना खासता रहे, जैसे जो बॉलिंग है वो भी हमारी पास हो जाएगी। ठीक है फवाद, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से हमने देखा कि इंग्लिश टीम ने बहुत दलेराना खेल पेश किया। बेन स्टोक्स की बात करें तो उन्होंने बहुत बोल्ड डिसीजन लिया दूसरी इनिंग्स को डिक्लेयर करने का, और उसके बाद जो फील्डिंग प्लेसमेंट की जा रही थी उसकी भी काफी तारीफ की गई है। कैप्टनसी का डिफरेंस देखें तो बहुत डिफरेंस नजर आ रहा है बाबर आजम की कप्तानी में और बेन स्टोक्स की कप्तानी में, और बाबर की कप्तानी पर बहुत देर से बात हो रही है। देखिए, ये अकेले कप्तान की बात नहीं होती। मेन चीज ये होती है कि उन्हें पता था कि इस विकेट में कुछ भी मौजूद नहीं है। उन्होंने बाउंसर्स ट्राई किए, उन्हें पता था कि नए बॉल से उन्होंने स्पिनर्स को कब इस्तेमाल, जब रिवर्स तो कब तेज बॉलर्स ने लंबे लंबे स्पेल किए। तो उनकी पीछे पूरी एक टीम की स्ट्रैटेजी नजर आई और जो तैयारी थी, तो बेहतर तरीके से तैयार और प्लान करके आता है वो जीतता है। हमारी सिर्फ एक ही सोच है कि हमने मैच ड्रॉ करना है, नहीं है बस हारना नहीं है। तो जब हमारी एक ही सोच होगी और उनकी तो फवाद, अब फर्स्ट टेस्ट के बाद तो अब काफी हद तक चीजें थिंग्स आर क्वाइट क्लियर। तो आप समझते हैं कि अब प्लानिंग हो सकती है, जो सेकंड टेस्ट मैच है उसके लिए क्या हिकमत अमली अपनानी पड़ेगी? कौन सी वो गलतियां हैं जो हमने फर्स्ट मैच में की, जो हमें अब इसमें जिनसे बचना होगा, बेहतर प्लानिंग करनी होगी? देखिए, हमारा प्रॉब्लम ये कि हमारी नहीं थी, अब हमारा प्लान भी नहीं था। हमने से मिलती जुलती विकेट बना। जब हम टेस्ट मैच हार गए तो अब हमारी समझ नहीं आ रहा कि हम इसको मदद करने वाली विकेट बनाएं या तेज मदद करने वाली। इस विकेट पे भी हम हार गए, जानिए अब हमारी तरफ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे पास तेज बॉलर बेहतर है, तो कोशिश हो सके, मौसम भी ऐसा है मुल्तान में कि थोड़ा सा फास्ट बॉलर्स को मदद हमारे पास स्पिनर नहीं है। ठीक है, बैटर्स को प्रॉब्लम जरूर होगी और ये सोचेंगे जी हम हार जाएंगे, लेकिन
प्लानिंग की तरफ जाएं कि आपने अगर टेस्ट क्रिकेट खेलनी है तो इंटरनेशनली भी तेज बॉलर्स को हर जगह आप पॉजिटिव अप्रोच के साथ जाए और इस चीज भले आप 3-0 टेस्ट सीरीज हार जाए अप्रोच होनी चाहिए अगर तो आप, लेकिन मुझे लगता नहीं है ऐसा कुछ होगा। लेकिन फवाद साहब, लास्ट डे पे हमने देखा 45 ओवर्स हमारे पास थे, 5 विकेटें हमारे पास थी और स्कोर भी कोई इतना बड़ा टारगेट नहीं था, लेकिन फिर भी हम वो अचीव नहीं कर सके। हम जीतने की तरफ नहीं जाते, हम डिफेंसिव क्रिकेट खेलना शुरू कर दी कि मैच ड्रॉ हो जाए। सर हमारी असल में तैयारी नहीं है ना, हम इतना मेंटली स्ट्रांग ही नहीं है, तो उसी एक प्रेशर हमारे ऊपर आता है जिस प्रेशर का इंग्लैंड ने फायदा उठाया और वो तैयार करके आए तो उन्हें पता था कि कुछ प्लेयर की क्या वीकनेस है, उसको हमने कहां पर आउट करना है, उसको कहां पर परेशान करना है, तो उनकी बहुत अच्छा उनका होमवर्क था। हमारी वो तैयारी नहीं, उसूलन तो उन्होंने बेसिकली आपको प्लेट पे दे दिया था मैच के, यार आप मैच जीत जाए, इतने ओवर्स हैं। लेकिन फवाद साहब, फिर जो हमारे पास कोचेस मौजूद हैं, क्या वो तैयारी नहीं उस तरह से कर रहे, वो प्लेयर्स को उस तरह से गाइड नहीं कर पा रहे, सिर्फ तनख्वाहें लेने बैठे हैं? बारहा हम ये चीजें डिस्कस करते हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट बेहतरी की जानिब जाती है, फिर से वापस आ जाती है। देखिए बेहतरी की जानिब वो टेम्पररी जा रही है, जिस तरह से हम फाइनल में पहुंचे अगर ईमानदारी से अंदाजा लगाएं तो नजर आ जाएगा कि हमारी क्रिकेट की क्या सूरत हाल है। लेकिन ये जो स्ट्रेटेजी बनती है ना, ये जिस ब्रांड की क्रिकेट इंग्लैंड खेल रहा है, ये उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में भी यही ब्रांड कर दिया है। तो ये तैयारी बड़े लंबे अरसे से होती है, सिर्फ 2 मैचेस में, 1 मैच में नहीं हो जाती। आपकी पिछले 2-3 साल से कोई ऐसी सोच ही नहीं है कि आपने टेस्ट क्रिकेट को लेके किस तरह जाना है, आप उसी स्ट्राइक रेट से। क्या ये समझे कि हमारी जो क्रिकेट टीम है वो सिर्फ T20 फॉर्मेट के लिए रह गई है? क्योंकि जो टेस्ट क्रिकेट है वो असल क्रिकेट उसको समझा जाता है, लेकिन उसमें हम बिल्कुल अपनी टीम को नाकाम देख रहे हैं, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, तो क्या वजह है? देखिए जी, ये नया स्ट्रक्चर आया है ना, इससे बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ा है, आपकी फर्स्ट क्लास सिमट गई है, अब बहुत कम खेली जाती है और किसी न किसी तरह गुजारा होता है कि इसे आगे बढ़ाया जाए। आपका जब फोकस ही T20 या व्हाइट बॉल क्रिकेट पे होगा तो फिर इसी तरह से होगा, फिर आपकी ख्वाहिश ये होती है अपने साल में 6-7 टेस्ट मैचेस खेलने के, वो जी गुजारा करें और आगे बढ़े। और फिर आप ये कि जी पैसे भी T20 से आते हैं, व्हाइट बॉल क्रिकेट से आते हैं, तो ओवरऑल अगर ऊपर से ये अप्रोच आएगी तभी जाके बेहतरी आएगी। ठीक है फवाद, अगले मैचेस में फिर आप क्या देख रहे हैं कि किस तरह से प्लानिंग होनी चाहिए? क्योंकि अब ब्रैंडन मैकलम के बाद बहुत ज्यादा इस चीज को डिस्कस किया जा रहा है कि इंग्लैंड टीम जो है वो अटैकिंग क्रिकेट खेल रही है, तो अब हमें उनकी प्लानिंग को भी देखना है, उनकी स्ट्रैटेजी को भी देखना है, उनकी परफॉर्मेंस को भी बर्दाश्त करना है और उसको भी टैकल करना है। देखिए हमें अभी अटैकिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, अब बैठे सारे बैठ के डिसीजन लें, इस खौफ से हट जाए कि हम हार जाएंगे, हार तो गए इस किस्म का विकेट बना के भी, तो कोशिश ये करें क्योंकि 20 खिलाड़ी पिछले कई टेस्ट मैचेस से हम ये काम कर, तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि अटैकिंग अगर क्रिकेट वो खेल रहे हैं तो हमें भी खेलनी पड़ेगी और अब हम बच नहीं सकते, हम ड्रॉ नहीं कर सकते, तो इसी तरह खेलेंगे तो फायदा होगा, या मदद वाली विकेट बनाए, थोड़ा सा तेज बॉलर्स को मदद मिले। थैंक यू सो मच फवाद मुस्तफा साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और अनवार, अगर पाकिस्तान ये सीरीज जीतना चाहता है तो एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी जो है वो कम से कम नेक्स्ट मैच के लिए करनी पड़ेगी। जिस तरह से फवाद भी कह रहे थे कि अटैकिंग क्रिकेट खेलने के लिए इंग्लैंड की जानिब से बड़े लंबे अरसे से मंसूबाबंदी की जा रही थी, ये नहीं कि ये सिर्फ हमने 2 या 3 मैचेस में देखा हो, तो जो डोमेस्टिक क्रिकेट है पाकिस्तान में उस पर भी फोकस करना चाहिए और जो हार का डर है उसको जहन से निकालेंगे तो फिर ही जीत सकेंगे, जिस तरह से बेन स्टोक्स बहुत ज्यादा बोल्ड डिसीजन लेते हुए दिखाई दिए। बहरहाल होप फॉर द बेस्ट फॉर द कमिंग मैच। प्रोग्राम में वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक। बात करेंगे अब प्रोग्राम में सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से, जो कि पाकिस्तान का एक आई थिंक बड़ा हाई प्रोफाइल केस रहा, एक बहुत ही बदकिस्मत वाक़या भी रहा। अब इसकी तहकीकात के लिए बनाई गई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने इब्तदाई रिपोर्ट वजारत दाखिला को जमा करवा दी है और इस रिपोर्ट का जो मतन है वो आपके साथ शेयर करते हैं। रिपोर्ट में नाजरीन ये कहा गया है कि अरशद शरीफ का कत्ल बज़ाहिर शनाख्त की गलती नहीं है, जो कि इनिशियल जब इन्वेस्टिगेशन करवाई गई तो कहा गया।
अब रिपोर्ट बता रही है कि ये कोई गलती नहीं थी, बल्कि प्रॉपर मुनस्सिम प्लानिंग प्लानिंग के है। तहत ये पूरा वाकया प्लान किया और गया। यही शुरू में भी यही बात होती रही थी कि जिस तरह से अरशद शरीफ का कत्ल हुआ है और जिस तरह से मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं, ये प्रॉपर प्री प्लान एक वाकया लग रहा है। और इसमें जो गैर मुल्की किरदार हैं वो भी बड़ी अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि अरशद शरीफ के जो कीनिया में मेज़बान थे, खुरम थे, वकार थे, उनसे भी जिनको proper इन्वेस्टिगेट investigation हुई। किया गया था। लेकिन अभी भी यही कहा जा रहा है कि मजीद इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। और जो ये दोनों अफराद हैं, ये जो मतलूबा मालूमात हैं वो देने से भी वो हेजिटेंट नजर आ रहे हैं। सही। और जो रिपोर्ट का मतन है, इसके मुताबिक 1 दर्जन के करीब अहम किरदार हैं जो कि अरशद शरीफ टाइम से पे। मुसलसल वो राब्ते में थे, मुस्तकिल राब्ते में थे। ये किरदार मुख्तलिफ जगहों पर थे, पाकिस्तान, दुबई, कीनिया में मकतूल के साथ ये कनेक्टेड रहे। और ये भी अब एविडेंस सामने आ रहा है कि पाकिस्तान मिशन दुबई के अफसरान के जो बयानात हैं वो भी रिपोर्ट का हिस्सा, जिसमें दुबई मिशन वीज़ा अफसर अरसलान सत्ती का जो अहम बयान है वो शामिल है। ताने बाने जुड़ रहे हैं। हुकाम का ये कहना है कि सीनियर सहाफ़ी कत्ल केस में तहकीकाती टीम अपनी तहकीकात जारी रखेगी। लेट्स सी कि मजीद कौन कौन से ताने बाने खुलते हैं और मजीद क्या जो हकायक हैं वो सामने आते हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जाहिद निशकोरी साहब, सीनियर सहाफ़ी और एनालिस्ट। सर, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला प्रोग्राम के लिए। अब जानना आपसे ये चाह रहे हैं कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने कत्ल को पर प्लानिंग करार दी है, वजारत दाखिला के पास अब क्या ऑप्शंस हैं? देखिए, वजारत दाखिला का रोल बहुत अहम है। आज 45 दिन से जायद हो गए हैं अरशद शरीफ की जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है या इन्वेस्टिगेशन है वो मुकम्मल नहीं हुई। ना कोई गिरफ्तारी हुई है पाकिस्तान में या फिर केनिया में भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई जी। दोनों टीमें पाकिस्तान में भी और केनिया में अभी तक तहकीकात जारी हैं। दुख की बात यह है कि हाई प्रोफाइल केस है, हाई प्रोफाइल मर्डर हुआ है, जिसमें पहले इसको मिस्टेकन आइडेंटिटी करार दे दिया गया। अब जो पाकिस्तानी टीम ये कहती है कि ये मिस्टेकन आइडेंटिटी नहीं है, एक बाकायदा इंटरनेशनल लेवल की जिसमें 3 ममालिक शामिल हैं, वहाँ से 1 दर्जन से जायद लोग अरशद शरीफ के साथ गुज़श्ता 4 महीने से राब्ते में थे। ठीक है। इनमें से कुछ नाम एज ए रिपोर्टर मुझे मालूम है पाकिस्तान से भी और दुबई में भी, लेकिन उन नामों को पब्लिक डोमेन में इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि तहकीकात जारी हैं और उन पे उंगली उठाना या तो अंडरमाइन हो सकती है इन्वेस्टिगेशन। जबकि केनिया में इस टीम ने ये कहा है कि वकार और खुरम का जो किरदार है वो मरकजी किरदार है, जो कि इस कत्ल के हवाले से उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उनको पाकिस्तान में भी बुलाया जाना चाहिए, वो दरकार हैं, उनको मतलूब हैं। और पाकिस्तान में जो लोग उनके साथ राब्ते में थे वो अभी तक ज़ाहिर है टीम बुला रहे। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि खुरम और वकार को भी प्रॉपर तौर पर मजीद इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है, तो इसमें ताखीर का सामना क्यों करना पड़ रहा है? मुराद सईद की बात करें तो वो भी लैपटॉप वापस नहीं कर रहे हैं। आप समझते हैं इन तीनों अफराद से अगर तहकीकात प्रॉपर तरीके से नहीं की जाती तो क्या नताइज निकल सकेंगे? अच्छा, देखिए, एक ये जिम्मेदारी है हमारी एज ए जर्नलिस्ट कि हम जो प्रॉपर रिपोर्टिंग इस केस में भी करना ज़रूरी है। ये मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि मैं पहले दिन से यही एक तहकीक कर रहा था कि अरशद शरीफ की जो डेड बॉडी थी या उस पर तशद्दुद नहीं हुआ है, जबकि पाकिस्तानी मीडिया हमारा ज़्यादातर ये रिपोर्ट कर रहा था कि तशद्दुद हुआ है। CNN ने मेरी उस जो इन्वेस्टिगेशन की है और 2 दिन पहले उनकी रिपोर्ट आई है, उन्होंने ये कंफर्म किया है कि अरशद शरीफ पर तशद्दुद नहीं हुआ। लेकिन हमारा मीडिया गैर जिम्मेदाराना तरीके से ये कहता रहा, जबकि खुद मीडिया ने, हमारे लोगों ने, जो हमारे रिपोर्टर्स हैं या एंकर पर्सन हैं, उन्होंने वो रिपोर्ट सही तरीके से पढ़ी ही नहीं। और दूसरा, अभी मुराद सईद की जो रिपोर्टिंग हुई थी, मेरी इंफॉर्मेशन में जो तहकीकातकार हैं उनको ये मालूम अभी नहीं है कि अरशद शरीफ का जो लैपटॉप है या उनको जितने भी डिजिटल इक्विपमेंट उनके पास थे वो मुराद सईद के पास नहीं, किसी भी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन के पास या ऐसे जो लोग हैं जो कि गैर मुताल्लिका हम कह सकते हैं या फैमिली मेंबर्स नहीं हैं उनके, मेरी मालूमात में उनकी डिजिटल इक्विपमेंट वही नैरोबी ही में थे, केनिया में ही थे,
और ज्यादातर जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं आप उनसे आफ्टर रिकॉर्ड बात करें। जाहिद साहब, आप इन्वेस्टिगेशन के तरीक़ाकार से मुतमईन हैं? पहले कामरान शाहिद साहब के प्रोग्राम में भी काफ़ी सारे इंकशाफात हुए। आपको लगता है कि जो इन्वेस्टिगेशन है ये बिल्कुल दुरुस्त तरीके से हो रही है और मुस्तकबिल करीब में शहीद सहाफ़ी कत्ल केस की जो तहकीकात हैं वो आपको किस जानिब दिखाई दे रही हैं? मैं ये देखता हूँ एज ए रिपोर्टर कि ये बड़ा हाई प्रोफाइल मर्डर केस है और जो ये इन्वेस्टिगेशन टीम है इसकी जुरिस्डिक्शन को बढ़ाना चाहिए, इनकी कैपेसिटी को भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि दुबई में तहकीकारों का ये ख्याल है कि दुबई में ये मेजर प्लानिंग हुई है बज़ाहिर कत्ल की या मर्डर की। दुबई बेस जो मुख्तलिफ वेल कनेक्टेड लोग थे उनके साथ, एसएसपी के साथ, वहाँ पर उनको ऐसा लगता है कि ये मुनज़्ज़म प्लानिंग की गई है। तो इसलिए दुबई की हुकूमत ने, पाकिस्तान के मिशन ने कई बार लिखा है पाकिस्तान को मतलूबा मालूमात अभी तक नहीं दी गई हैं। आपने एक पाकिस्तानी अफसर सती का जिक्र किया जो कि वीज़ा ऑफिसर हैं, वो भी जो जहाँ पर रिपोर्ट किया गया था कि इनका रोल बहुत अहम है वीज़ा या डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से। मैं आपको, मेरे पास एक एविडेंस है जिसकी अथॉरिटी से बता सकता हूँ कि वो वीज़ा अफसर उन दिनों जब अरशद शरीफ दुबई में रह रहे थे वो पाकिस्तान से बाहर थे, दुबई से भी बाहर थे। वो उन दिनों तुर्की के विजिट पर थे अपने ज़ाती तौर पर, और उसकी जो एविडेंस है ट्रैवल डॉक्यूमेंटेशन सारी फैमिली के साथ, वो उन्होंने दुबई से पाकिस्तान आकर पिछले हफ्ते इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ शेयर कर दी है। उनका एक अहम बयान साथ लगाया गया है। तो दुबई हुकूमत ने पाकिस्तान को अभी तक वो कोऑपरेशन एक्सटेंड नहीं किया जो दरकार है, क्योंकि सीडीआर हासिल करना है, वहाँ पर जो इस्तेमाल करते रहे हैं या मुख्तलिफ उनमें से कुछ दुबई के हुकाम भी थे जो अरशद शरीफ से आकर मिले थे, और इसकी तहकीकात अभी बाकी है। मैंने खुद हुकूमत दुबई को, हुकूमत यूएई को लिखा है कि मैं पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हूँ और मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या उनको वाकई दुबई से या यूएई से निकल जाने का हुक्म दिया गया था कि आप यहाँ से चले जाएं। इस पर उन्होंने मेरे बार सर चूंकि टाइम कम है, आपसे ये जानना चाह रहे हैं, शॉर्ट कमेंट लेना चाहेंगे। जहाँ पर कुछ दिन गुजरते हैं, ताने बाने जुड़ते हैं, फिर मजीद इंकशाफात सामने आते हैं, आपको ऐसा लगता है कि देयर आर सर्टेन ग्रुप्स जो हकायक है उनको छुपाने की कोशिश भी की जा रही है? जी, ऐसा इस ऑफिशियली लेवल पे शायद ना हो, लेकिन जो लोग जिन्होंने ये प्लानिंग की है वो ज़रूर कोशिश कर रहे हैं। अब तक बहुत कुछ हो चुका है और अफसोस ये है कि इतना हाई प्रोफाइल मर्डर केस फैमिली इंसाफ के लिए यहाँ पाकिस्तान में बार बार जो पाकिस्तान के आला हुकाम हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, वज़ीर आज़म ने भी बात की थी, कोई चीज प्राइम मिनिस्टर की जानिब से भी बात की गई थी। बहुत शुक्रिया सहाफ़ी ज़ाहिद कशकोरी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन। ये कहना था कि इस तमाम तर मामले को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और मजीद इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत भी है, और जो फॉल्स रिपोर्टिंग है उससे बचना चाहिए। एक्जेक्टली। प्रोग्राम में वक्त हुआ ब्रेक का और हेडलाइंस ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। अहम खबर शामिल करेंगे मेजर शब्बीर शरीफ शहीद के हवाले से। 1971 की जंग में उन्होंने जामे शहादत नोश किया और आज उनका 51वां यौम शहादत मनाया जा रहा है। उनकी कब्र पर हाजिरी भी दी गई है, फूलों के दस्ते वहाँ पर चढ़ाए गए हैं। अपने नाजरीन को बताते चलें कि 1971 की जंग में उन्होंने जामे शहादत नोश किया। खबर से सेरेमनी की फुटेज भी कुछ शेयर करेंगे कुछ देर के बाद, लेकिन अभी प्रोग्राम को अनवार आगे बढ़ाते हैं और चूंकि स्मोक का सीजन है। अच्छा, बहुत सारे लोग तो मुझे लगता है कि वैसे जरा डिनाइल में होते हैं, वो मानते ही नहीं है कि स्मोक या फिर जो फॉग है, कहते हैं कि नहीं कुछ भी ऐसा नहीं है। हम और तो कोरोना को भी नहीं मानते थे, कोरोना को भी नहीं मानते थे। तो कुछ भी नहीं है, मेरा ख्याल है। बात की है, और अभी इसलिए हम देख रहे हैं कि नाम मानने की वजह से बच्चों में जो खांसी है, बड़ों में नज़ला जुकाम, वो
फैल चुका है। और स्पेसिफिकली लाहौर की बात करें तो लाहौर शहर जो बागों का शहर है, इसको कहा जा रहा बन चुका है। पूरी दुनिया में ही हम मतलब किसी चीज में पहले नंबर पर आए हैं। हाँ जी, तो वो फिजाई आलूदगी में पहले नंबर पर आए हैं। और किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है लाहौर के शहरियों को, उनसे कैसे बचा जा सकता है, ये हम आज इरफान मलिक हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। और पहले भी मैं अभी अनवार से ब्रेक करवा रही थी कि डॉक्टर साहब को हमने कोविड के दिनों में बहुत बार जहमत दी, बहुत बार बुलाया और आपको वक्तन फवक्तन हम अपडेट करते रहे, बताते रहे। तो डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच कि आपने आज भी वक्त निकाला। सबसे पहले तो स्मोक का जो एक सीजन हम अब समझ लें कि नवंबर टू दिसंबर रहता है हमारे यहाँ, ये कितना डैमेजिंग है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत ज़्यादा। और बिल्कुल आपने ठीक कहा, जैसे हम बच्चों को याद कराते हैं ना सर्दी गर्मी बाहर खज़ां, तो आई थिंक अब हमें याद कराना चाहिए कि सर्दी गर्मी बाहर खज़ां में एक स्मोक ऐड कर दी। और इंटरेस्टिंगली ये अल्लाह ताला ने मौसम हमें नहीं दिया, ये हमने अपनी अगली जनरेशन को दिया है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तकरीबन एक दहाई होने वाली है, 10 साल आई थिंक होने वाले जब से हम स्मोक को देख रहे हैं। और ये हमने पढ़ा था उस वक्त के स्मोक को जब 10 साल कोई बंदा एक्सपोज रहे तो कुछ बीमारियां जो हैं वो रेगुलर इंग्रेडिएंट बन जाती हैं लाइफ का। तो अब ऐसा ही है। अब आप देखें अपने इर्द गिर्द, अपने घर में देखें तो आपको कोई ना कोई बच्चा बीमार होता मिलेगा, बुजुर्ग जो है उसको खांसी नहीं ठीक, और इवन यंग अडल्ट्स भी हैं वो भी एस्थमेटिक बिहेवियर उनमें आना शुरू हो गया है कि उनमें वीज आना शुरू हो जाती है, अनयूजुअल चेस्ट टाइटनेस होती है। और हम लोग कह रहे होते हैं कि ये हमें आज से पहले तो कभी नहीं था। बट अनफॉर्चुनेटली अब तो साइंटिफिक एविडेंस मौजूद है कि ये जो स्मोक है इट्स लाइक अ केमिकल, और केमिकल आप इनहेल कर रहे हैं। और आपको एक बात बताऊँ कि आप एक दिन में 3000 गैलन हवा अंदर लेके जाते हैं। अब 3000 गैलन हवा को तो हम कुछ समझते नहीं, वो टेक इट एज अ ग्रांटेड कि एक नॉर्मल फिनोमेना है जी। अब इसमें ऐड कर ले स्मोक की पोल्यूशन, तो कितनी एयर पोल्यूटेंट एयर आप इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं। और आपको उस वक्त पता लगता है जब आपका स्क्रैची थ्रोट होना शुरू हो जाता है, जब आपकी वाटरी आईज होना शुरू हो जाती है, स्नीजिंग शुरू हो जाती है, चेस्ट टाइटनेस शुरू होती है कि आप स्मोक के इफेक्ट का शिकार हो गए। और अनफॉर्चुनेटली इट्स वेरी ट्रू, हमारे पास अब जितनी भी ओपीडी है, हम अपने घर के माहौल को किस तरह से थोड़ा सा क्लीन रख सकते हैं? ऑब्वियसली जो एक तरीका है, दरवाजे खिड़कियां कितनी बंद की जाएंगी। अक्सर हम डॉक्टर्स के जब क्लिनिक्स पर या हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो वहाँ पर अक्सर एयर प्योरीफाई हमें अक्सर स्टोर्स में, मॉल्स में भी दिखाई देते हैं। डिफरेंट तरह के एसेंशियल्स ऑयल भी उसमें यूज़ किए जाते हैं। क्या ये वाकई हमारे घर की फजा को थोड़ा सा क्लीन करने में मददगार साबित है, या ऐसे कौन से हमें काम करने चाहिए जिससे हम प्रिकॉशंस कौन सी हो सकती हैं जिससे हमारे घर की फजा थोड़ी सी साफ रह सकती है? बड़ा मुश्किल सवाल। जिस तरह आप लोगों ने, मुझे याद है कोविड में बता के ना पेनिट्रेशन करवा दी हैमरिंग कर करके कि एक डिजीज है, इस पे बार बार आपको बात करना पड़ेगी। ये पब्लिक एंड गवर्नमेंट दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बड़े ह्यूज लेवल पे। देखिए आप मरीज हमसे सवाल पूछें डॉक्टर साहब क्या करें, तो मैं कहता हूँ लोड छोड़ दो तुसी, देयर इज नथिंग ऑप्शन लेफ्ट। और वो कहते हैं कि जब हम लोड छोड़ते हैं तो डॉक्टर साहब आप बहुत बेहतर होते हैं। इट स्टार्ट फ्रॉम द प्रोडक्शन, कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है ये। कुछ फैक्टर हम अपने नेबर को कह सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर आप रूरल एरिया में जाएं तो अभी भी आप मोटरवे पर सफ़र करें, आपको जो क्रॉप है उसकी बर्निंग नज़र आ रही होती है। आप लाहौर में सफ़र करें सुबह तो आपको डीजल बसेस का फ्यूम नज़र आ रहा होता है, जो कि आप एक अच्छे कंट्री में जाएं तो ये तो उनको शायद नज़र आए। लाहौर में एक मुताद अंदाजे के मुताबिक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 60 लाख रजिस्टर्ड बाइक हैं। 60 लाख रजिस्टर्ड बाइक। अनरजिस्टर्ड बाइक की बात मैं नहीं कर रहा, रजिस्टर्ड बाइक की बात कर रहा हूँ। और हमने कुछ दिन पहले ये फिगर भी, नंबर भी शेयर किया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, बाय द वे ये 2020 की फिगर, तो उसके बाद क्या मुझे मजीद इसके ऊपर अभी तो यूरो 2 इंजन यूज कर रहे हैं आप। यूरो 2 इंजन की कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशन देख लें आप क्या होती है, तो दुनिया कहाँ पहुंच गई है। तो आपकी प्रोडक्शन वहाँ पे होगी, आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप डीजल पे यूज़ कर रहे हैं जिसका फ्यूम आपको नज़र आ रहा होता है। फिर आप लोगों को देखें कि वो एक जगहों पे, एक ही गली के बंदों ने एक ही जगह पे जा रहे हैं तो 4-4 गाड़ियाँ उसको वो वहाँ पे जा रही हैं। सो प्रोडक्शन आपको अपनी कम करनी है। फिर आपकी फैक्ट्रीज ऐसी जिसको आपने बंद करने का कहा कि जी आप, वो तो बड़ा धुआं देती हैं, उन्होंने कहा ठीक है जी हम सुबह बंद कर देते, रात को चला लेते, रात को किसने चेक करनी। अब वो फैक्ट्रीज जो हैं वो इग्निशन जो यूज़ कर रही हैं वो आपके लेदर्स हैं, वो आपके टायर्स हैं जी। तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। आपकी जो भट्टियाँ यूज़ हो रही हैं वो जिगजैग टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ कर पाई। हमें बता के हम थक गए कि जिगजैग टेक्नोलॉजी हमने पढ़ ली, हमें नहीं पता था, हम डॉक्टर हैं कि जिगजैग टेक्नोलॉजी क्या हो सकती है।
तो अब तो वो बड़ी कॉस्ट इफेक्टिव है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि 10 साल से हम ये मसला देख रहे हैं और आने वाले सालों में भी इसका हल अभी तो कुछ नजर नहीं आ रहा, जितने इश्यूज आप बता रहे हैं कि वो कितने ग्रास रूट लेवल पर हैं। अगर हम बाइक्स को ही ले लें, 60 लाख बाइक्स को ही चेंज करना सिर्फ लाहौर में ही वो कोई आसान काम नहीं होगा यकीनी तौर पर। लेकिन इसके लिए फिर क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, किस तरह से इससे बचा जाए? इंडिविजुअली भी अगर हम भी सोचेंगे, हम भी मार्केट में जाएंगे, बाइक तो वही हमें मिल रही है, हम वही बाइक खरीदेंगे, तो हल की जानिब कोई नहीं आ रहा। 10 साल में आपके नॉलेज में है कि गवर्नमेंट ने इस पर कोई काम किया हो? लोग भी नहीं कन्विंस हो रहे ना गवर्नमेंट पे। मेरा नहीं ख्याल कि विल पावर की, कमिटमेंट की कमी। इस कौम ने, आपको याद है जब लॉकडाउन पहला हुआ था 2 हफ्ते बंद रह के दिखाया है, क्यों? विलनेस थी पावर कि हमने करना है। देखिए बाइक्स को इलेक्ट्रिक कन्वर्ट करने के लिए सब्सिडाइज दे देना गरीबों को, क्या हो जाएगा? करते हैं लोग, आप देखें टीवी पे जाके वो आपको दिखा रहे हैं, यूट्यूब पे जाके देखें, वो बैटरीज लगा रहे हैं, लिथियम बैटरियां लगा रहे हैं, लोकल मैन्युफैक्चरिंग बैटरी हैं। उस इंडस्ट्री को भी बूम मिलेगा और आपकी बैटरी भी, जो बाइक्स हैं वो इलेक्ट्रिक कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, सो डिफिकल्ट टास्क बट इट इज पॉसिबल। जिगजैग टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ने कहा है ना, लाभ एग्जिस्ट करता है, तो इम्प्लीमेंटेशन इशू है ना। लेकिन डॉक्टर साहब जो भी हम हिकमत अमली ले आए, गवर्नमेंट कुछ भी कर ले, जैसे कि मैंने बोला कि कोविड को भी लोग, अनवर ने बताया कि वो मानते ही नहीं सीरियसली लिया, तो अभी भी स्मोक के बारे में नहीं, हमें सानू कुछ नहीं होएगा। एक ये वाली चीज़ है। अच्छा, दूसरा सवाल की जानिब में जो बढ़ूंगी कि क्या हम, अब जैसा कि आपने कहा कि अब 10 साल हो चुके हैं और इट्स बिन 1 डेकेड, तो क्या हम इम्यून हो रहे हैं या हो चुके हैं? क्योंकि इनिशियली 4-5 साल पहले जब स्मोक अपने पीक पर होती थी तो हमारी आईज में इचिंग होती थी, और अनवर मुझे बड़े अच्छे से याद है कि वंस आई मूव टू कराची तो मेरे फर्स्ट 6 मंथ जो थे वो स्नीजिंग होती थी, आंखों में इचिंग होती थी, नींद नहीं आती थी, बॉडी पे रैशेस। तो मैं डॉक्टर के पास करूँगा, ये पोल्यूशन है, आप इतने क्लीन एनवायरनमेंट से लाहौर से चुन के आए हैं, तो अब लग रहा है कि लाहौर का एनवायरनमेंट भी टोटली चेंज हो चुका है। आपको लगता है हम इम्यून हो रहे हैं इससे आहिस्ता आहिस्ता? बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। आज से कुछ अर्सा पहले हम इसको समझते थे कि शायद ऐसा होता, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। एक कंसेप्ट याद रखें, जो स्मोक है इट्स अ मिक्सचर ऑफ फोग एंड स्मोक। इसमें एक इंग्रेडिएंट होता है, आप अगर कोई भी वेबसाइट ओपन करें एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए, जिसके थ्रू हम मेजर करते हैं, उसमें लिखा आता है PM 2.5। ठीक, PM इज पर्टिकुलर मैटर। ये वो पर्टिकुलर मैटर है जो कि जिसका साइज, पार्टिकल साइज इतना स्मॉल है कि ये डीप इनटू द एयर वे पेनिट्रेट करता है। और आप सबको पता होगा एल्वुलर सैक्स होते हैं, थैलियां होती हैं, वहां पे ये जाता है, वहां पे इस पे डैमेज करता है, रिपेयर होता है, डैमेज करता है, रिपेयर होता है। जब इसकी मिकदार एनवायरनमेंट में कम भी हो जाती है, तो जो डैमेज रिपेयर का प्रोसेस है इसको भी कंप्लीटली रिवर्स होने में टाइम लगता है, टिल अनदर ट्रिगर इज देयर। तो दिस इज नॉट पॉसिबल कि आप इस समझे कि आप इसके इम्यून हो जाते हैं। तो ये जो लोग कैंसर के पेशेंट हैं या जो सांस के मरीज हैं, उनके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि बच्चों को एस्थमा है, स्मोक उनको मजीद जल्दी इफेक्ट कर रही है और उसकी वजह से भी जो डेथ रेशो है वो भी बढ़ रही है। अच्छा, जिनको सांस का प्रॉब्लम है, खासकर बच्चों को, वो कैसे माएं बच्चों की केयर कर सकती हैं इस मौसम में? बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों सवाल बड़े इंपॉर्टेंट। देखिए, आप कहते हैं जिनको कैंसर है, जी, स्मोक कैन कॉज कैंसर, स्मोक कैन कॉज स्किन कैंसर। स्मोक में नाइट्रिक ऑक्साइड भी है। नाइट्रिक ऑक्साइड अगर किसी सेल को ज्यादा देर के लिए दी जाए तो सेल डेथ हो जाती है। स्मोक में जो पर्टिकुलर मैटर हैं वो हार्ट अटैक का बायस बनते हैं। तो आप अंदाजा लगाएं, वो तो आप मरीजों की बात कर रहे हैं, ये जो स्मोक है ये इटसेल्फ काजिंग डिफरेंट डिजीज। मेरे ख्याल से इससे अब खतरनाक बात अभी कोई हो नहीं सकती, कैंसर तक हम पहुंच गए कि ये कॉज अगर कर रही है। आई थिंक चूंकि टाइम भी कम होगा तो हम जरा प्रिकॉशंस पे आ जाते हैं कि अब क्या करें। आई थिंक इससे नेक्स्ट लेवल, अब कुछ कैंसर से आगे मजीद होगा नहीं, तो बचना कैसे है, एहतियात कैसे करनी है? अच्छा, आपने बीच में मुझसे एक सवाल पूछा कि जी एयर प्योरीफायर नॉट कॉस्ट इफेक्टिव, जितनी कॉस्ट आप लगा रहे हैं। यस, इसका एक नेमुल बदल है। प्लांट मुझे वैसे तो आर्टिफिशियल लगता है, आपने जो लगाया वो मनी प्लांट, स्नेक प्लांट का यूजुअली सुना है। यस, स्नेक प्लांट, एलोवेरा कॉस्टली तो नहीं है ना, स्नेक प्लांट कॉस्टली तो नहीं है, बॉटल पाम जो है वो कॉस्टली तो नहीं है, ये घर में लगा जा सकता है। ठीक है, ये इंडोर प्लांट्स हैं, इनको घर में लगाएं। बिल्कुल, इसमें कोई पोलन नहीं, इसमें कोई ट्रिगर नहीं है, ये घर में लगाएं। आपकी एक मुताबिक अंदाजे के मुताबिक लाहौर की आबादी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1.25 करोड़ है। आप 2 दरख्त नहीं लगा सकते जी। आपने लगाएंगे कैसे? नहीं, हम तो गवर्नमेंट कहते हैं ना, गवर्नमेंट काट रही है, आप लोगों की रिस्पांसिबिलिटी। कितना मुश्किल है, आपके सामने जो थोड़ा ग्रीनरी एरिया वहां पे 2 दरख्त लगाएं, उसको गाएं। आज आपने 10 साल पहले प्रोजेक्ट किया होता तो आपके दरख्त इतने काफी थे, जो बागों का शहर है वो बहाल हो जाता। तो आपका पहला, जब आपकी प्रिवेंशन क्या होगी कि आप अपने आप को इस एक्सपोजर, इसका एक्सपोज ही ना होने दें। तो उसमें फिर क्या कि जब आपने बाहर, उस वक्त जब ये स्मोगी टाइम होता है, हर बंदे के पास मोबाइल है,
पाकिस्तान में मेरे ख्याल में कोई 16 करोड़ मोबाइल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, इतने ही तकरीबन। तो आप एयर क्वालिटी इंडेक्स सर्च करें, आपको पता है जी इस वक्त पीक एयर क्वालिटी इंडेक्स है, आप बाहर ना जाएं, बहुत ही आपके लिए प्रॉब्लम है बाहर जाना है। तो एक तो आपका जो था मिथ वो कोविड ने ब्रेक कर लिया कि आप मास्क पहन सकते हैं, तो मास्क पहन लें। फिर जो एरिया एक्सपोज है वो क्या है, आपका आईज एक्सपोज है, तो उसके ऊपर आप ग्लासेस पहन लें। तो ये ग्लासेस पहन के जो बाइक पे जा रहा है वो हेलमेट पहने, हेलमेट है ये पहन के वो बाहर जाए, ठीक है। वापस आए तो इन सारे एरियो को जो एक्सपोज था उसको क्लीन करें कोल्ड वाटर के साथ, और उसको क्लीन करेगा तो वो बेहतर हो जाएगा। अब जो लोग हाई रिस्क लोग हैं, जिनके आप बार बार मुझसे बात करने, लाइक जो एस्थमेटिक लोग हैं, जिनको कार्डिक इशू है, जिनको जो सीओपीडी है, जो बच्चे जिनको रिकरेंट फ्लू होते हैं, वो हैं जिनको इनसे आपने कंप्लीट एहतियात करनी है। एक और चीज़ याद रखें, हमने प्रेग्नेंट फीमेल की बात नहीं की। वो प्रेग्नेंट फीमेल जो स्मोक में एक्सपोजर होते हैं, उनमें प्री मैच्योर बेबी और उन बेबी में अस्थमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस कि उन हाई रिस्क ग्रुप को हम बिल्कुल ही प्रिवेंटिव रखें, वो बाहर ना जाए, और उनको वैक्सीनेशन करवाई जाए। वो कौन सी वैक्सीनेशन है? वो बच्चों में फ्लू की वैक्सीनेशन है, वो निमोनिया की वैक्सीनेशन है, कोविड के अलावा बात कर रहा हूँ। बड़ों में जो अबव द एज ऑफ 60 है या जिनमें कोई रिस्क फैक्टर है, डॉक्टर बता देता है, ये वैक्सीनेशन उनको करवाई जाए। फिर हर बीमारी की एक रेस्क्यू मेडिसिन, लाइक एस्थमा, बिकॉज आई एम अ पल्मोनोलॉजिस्ट, तो हमने एस्थमेटिक मरीज को बताया होता है कि ये वो इनहेलर है जो आपने रेस्क्यू इनहेलर के तौर पे यूज करना है, तो उसको पता होना चाहिए। कार्डिक पेशेंट को एक दवाई ज़ुबान के नीचे आपने अक्सर देखा मूवी में रखी जाती है, तो उसको पता होना चाहिए कि मेडिसिन जब मुझे प्रॉब्लम होगा तो मैंने लेनी, तो रेस्क्यू मेडिसिन उसको लेना उसके लिए ज़रूरी है। फिर जो सीओपीडी जो एस्थमा के मरीज हैं, उनकी एक मेडिसिन है जो उन्होंने फॉर एवर यूज़ करनी है, तो उसको वो बेसलाइन मेडिसिन पे अपने आप को रखना है। तो अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें आई एम श्योर कि जो हर्बल चीज़ें हम घर में ट्राई करते रहते हैं, वो कौन सा इफेक्टिव होगा, अगर आप बताएंगे? गलत करने से बेहतर है कि जो डॉक्टर साहब अगर कुछ बता दें, घर में अक्सर कावे डिफरेंट तरह के बताए जाते हैं, बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। एक और इसके साथ ही एक और सवाल जोड़ना चाहूंगी कि जैसे कि आपने बताया कि डायरेक्ट हमें स्मोक कितना इफेक्ट कर रही है, तो इसी तरह जो स्ट्रीट फूड है या जो फल अक्सर काट के रेडी वगैरह पे लगी होती हैं, गुजरते हुए राहगुजर जो है राहगीर वो उनका इस्तेमाल करते हैं, तो क्या ये फलों सब्जियों को भी उसी तरह से नुकसान पहुंचा रही है? बिल्कुल, आपने कहा नहीं, ये जो पर्टिकुलर मैटर है जो ये उस पे स्टे करती है, पूरे एनवायरनमेंट को डैमेज कर रही है। बिल्कुल, पूरे एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहा है। अच्छा, एक और एनवायरनमेंट डैमेज मैं आपको बताऊं, जब स्मोक होती है ना, तो जो आपकी क्रॉप है, फसलें हैं, इनकी ग्रोथ कम हो जाती है। ये वो लाइट्स उन तक पहुंचाती नहीं जो कि सन से इनको चाहिए होती है, जो पहुंचनी चाहिए। तो आप देखें कि आपकी प्रोडक्शन जो क्रॉप की है वो भी कम हो जाती है। खाने के लिए पहले कुछ नहीं है, क्रॉप प्रोडक्शन कम है, जो खा रहे हैं वो भी मुज़र सेहत है। तो जो भी चीज़ आप स्ट्रीट से यूज़ करें, उसको क्लीन प्रॉपर करके उसका यूज़ करें। जहाँ तक बात रही आपने टोटकों की, तो ठीक है, दालचीनी का कावा आप यूज़ करना चाहते हैं, वी आर इन फेवर ऑफ दैट। आप शहद को यूज़ करना चाहते हैं, प्रोवाइडेड आपको डायबिटीज़ नहीं है, तो शहद के हम अगेंस्ट नहीं है। तो ये जो चीज़ें प्योर फॉर्म में वो आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई मान्यत नहीं है कि जी आपने ये टोटका नहीं यूज़ करना। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब, जिस तरह से अब हम देख रहे हैं कि हर साल ही अब ये स्मोक का जो एक सिलसिला आपने कहा है कि इसको अब आप अपनी एक वेदर लिस्ट में शामिल कर लें, अपने एक मौसम में शामिल कर लें, तो ये हल तो नहीं है कि आप एक महीने के लिए स्कूल बंद कर दें, बच्चों को घर से बाहर ही ना निकलने दें, बच्चे ग्राउंड्स में जाके ना खेल सकें। तो किस तरह से, क्या प्रॉपर हिकमत अमली क्या हो? हम जिस तरह से आपने भी शुरू में बात की कि हम अपने हमसाए भारत पर ये मलबा डाल देते हैं कि वहां पर कॉप्स को जलाया जाता है, यहाँ पर भी जलाया जा रहा है, कुछ सख्त एक्शंस कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे ऐसे मुल्क में जहां पर पहले ही मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, और स्मोक जिस तरह से आप बता रहे हैं जितनी डेडली है, अगर ये मजीद कुछ साल रहती है तो मजीद कितनी नई बीमारियां आ जाएंगी ऐसे मुल्क में जहां पहले ही अस्पताल नहीं है। आपके अस्पताल नहीं है, आप इकोनॉमी, आपकी वो मरीज बेचारे की जो परचेज पावर है वो ना होने के बराबर है, डिस्पाइट बहुत सी अच्छी भी काम हुई। देखिए, इट्स वेरी डिफिकल्ट आंसर, बिलीव मी। मतलब लाहौर की कंस्ट्रक्शन को बंद कर देना चाहिए। वट एवर हैव बीन कंस्ट्रक्टेड, जो भी सोसाइटियाँ बनी हैं, आज आप डिक्लेयर कर दें जी इसके बाद इससे आगे लाहौर नहीं फैलेगा, ले जाएं उसको 40 किलोमीटर दूर, वहाँ कोई नया लाहौर बसा लें, ठीक है। फिर आप हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, अब तो लोकल हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी आ गई है ना, उनको सब्सिडाइज कर दें, गाड़ियों को 1000 सीसी से ऊपर ना जाने दें और उनको हाइब्रिड करें, ठीक है। लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऐसी दें जो उनके साथ मैच करे। लाइक मैं जनरल हॉस्पिटल में काम करता हूँ, PGMI हमारे साथ अटैच है, मेरे पास हमारे अगर हॉस्पिटल में एक अच्छी बस बड़ी ले ली जाए जो कि आपके स्टैंडर्ड को, तो मैं बेवकूफ़ हूँ कि अपनी गाड़ी में जाके निकलूँ। तो इंस्टीट्यूट आपके कितने स्कूल हैं, हाई लेवल के स्कूल हैं, जितनी फीसें ले रहे हैं आप सबके, माशाल्लाह बच्चे हैं, आपको तो मुझे नहीं पता शादी हुई है कि नहीं, ठीक है। सो आप बताएं कि कितनी फ़ीस है। अगर वो एक अच्छी गाड़ी ले लेते हैं जो कि इन सब को लेके जाए, तो फिर हमारे घरों से गाड़ियाँ निकलेंगी। बट मुश्किल है टास्क, मैंने आपको बताया बाइक को हाइब्रिड करना मुश्किल टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन विल पावर बहुत ज़्यादा है और सोचने की ज़रूरत है
कि ये देखें, आपको अगर मिट्टी नजर आ रही हो किसी एटमॉस्फेयर में, आप जाएंगे वहां पे? बिल्कुल भी नहीं। तो ये नजर हमें, जब हमें चुभती है तब हमें नजर आती है, उससे पहले इसका मतलब ये नहीं है कि एनवायरनमेंट में स्मोक नहीं है, स्मोक इज देयर, लेकिन जब लेवल एक हद से ज्यादा हो जाता है तब हम जरा प्रिवेंटिव मेजर शुरू कर देते हैं। और एक शॉर्ट कमेंट बस ये कीजिएगा, जिस तरह से हम देखते हैं सन ब्लॉक मार्केट में अवेलेबल हैं, तो कोई स्मोक ब्लॉक भी अभी तो मार्केट में आ रहे हैं या हम देखेंगे इन फ्यूचर? देखिए, जो आपको कोविड ने मास्क दे दिए ना, वो काफी अच्छे हैं, जिसको N90 मास्क, N95 मास्क कहते हैं। अगेन मैं अगर अपना ही इशू आपसे डिस्कस करूं, मैं मास्क पहन लूं तो फिर मेरे लिए सांस लेना इतना टफ हो जाता है। मैं आपको आंसर, एक मास्क होता है तो उसमें एक वॉल लगा होता है जी, दैट विल हेल्प यू। वो मास्क जो टोटली क्लोज है वो आपके लिए डिफिकल्टी करेगा। ठीक है, सो वो मास्क आप ले, अब तो बहुत चीप हो गए, अब तो बहुत इजीली अवेलेबल है। पहले तो थैंक यू सो मच डॉक्टर इरफान मलिक हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन। स्मोक से कैसे बचा जा सकता है, ये तो अनवार बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोशिश जो है वो आई थिंक के बड़े लेवल पर करने की जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा, जो पॉइंट मुझे पर्सनली बड़ा अच्छा लगा कि आप अपने घर में जो प्लांट्स हैं, अगर आप दरख्त नहीं लगा सकते तो आप प्लांट, हम एक बार फिर से शेयर कर देते हैं, स्नेक प्लांट का इस्तेमाल आप अपने घर में जरूर कर सकते हैं और ये बिल्कुल कोई कॉस्टली भी नहीं है। बहरहाल प्रोग्राम में अब बढ़ते हैं आगे, और अनवार अच्छी खबर जो कि बड़े दिनों के बाद आती है हमारे पास। बिल्कुल, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने एक टेंशन दी ना स्किन कैंसर वाली, तो मैं तो उसी में अभी तक वो फंसा हूं, लेकिन एक अच्छी खबर जो है वो ये है कि मौसम सरमा के करीब आते ही जब हमें गैस नहीं मिलती, घरेलू सार्फिन को गैस की फराहमी मुश्किल हो जाती है, वहीं अब हुकूमत की जानिब से जो कोशिशें हैं उसका सिलसिला शुरू कर दिया गया है और तवानाई सेक्टर की जो दरामदाद की अदायगियों की वजह से करंट अकाउंट खसारे पर काबू पाने में भी मुश्किल सूरत हाल दरपेश है। तो वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कौम को खुशखबरी फाइनली एक दे दी है, और वो खुशखबरी आपके साथ ये शेयर कर रहे हैं कि रूस पाकिस्तान को सस्ते निर्खों पर पेट्रोलियम मसनूआत देने पर जनाब राजी हो चुका है, जबकि मास्को से भी जो गंदम दरामद करने की मंजूरी है वो भी दी जा चुकी है। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक के मुताबिक ईरान ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर पाकिस्तान को 2 लाख पाउंड की इजाफी LPG फराहम करने का फैसला किया है। बिल्कुल, और इसी सिलसिले में हम देख रहे हैं कि जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं वो भी हेल्प कर रहे हैं। मुज़ाकरात का जो अमल है वो मुकम्मल हो चुका है और कहा यह जा रहा है कि ये जो अप्लाई है ये आइंदा 10 रोज़ में मुल्क में पहुंच जाएगी। सो वेट कर रहे हैं कि जो अच्छी खबर है वो तो आ गई है सामने। अब ये जो जितनी बातें हमने डिस्कस की हैं, जितनी चीज़ें डिस्कस की हैं, ये भी जल्द से जल्द अगर हमारे मुल्क में आ जाती हैं तो लोगों को काफ़ी रिलीफ मिलेगा। बिल्कुल, और प्रोग्राम में इसके साथ ही बढ़ेंगे ब्रेक की जानिब। स्टे विद अस। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और अब कुछ बात कर लेते हैं फुटबॉल के मेगा इवेंट की, जो कि कतर में जारी है। आलमी कप में प्री क्वार्टर फाइनल यानी जो नॉकआउट मरहला है अनवार, वो अब खासा दिलचस्प हो चुका है। कौन सी टीम आगे जा रही है और किसका सफर इस वर्ल्ड कप में तमाम हुआ जा रहा है, काफी हद तक चीजें क्लियर हो रही है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के जो प्री क्वार्टर फाइनल राउंड में दिफाई चैंपियन फ्रांस ने पोलैंड को शिकस्त देकर इवेंट से बाहर कर दिया है और इंग्लैंड ने प्री क्वार्टर फाइनल मरहले में सेनेगाल को 3 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त दी है। और अभी हम देख रहे हैं कि इंग्लैंड अब क्वार्टर फाइनल मरहले तक भी उसकी रसाई जो है वो मुमकिन हो गई है, जबकि जापान और क्रोएशिया के हवाले से भी फाइनल में अपडेट आ चुकी है। क्रोएशिया ये मुकाबला जीत चुका है और इसके अलावा ब्राजील और कोरिया के जो मुकाबला हुआ उसमें ब्राजील को जीत मिली। ब्राजील और क्रोएशिया जो है वो आगे पहुंच चुके हैं। सो इनके हवाले से तो ये अपडेट आ चुकी है। बहरहाल बाकी टीम्स में से लेट्स सी कि कौन सी टीम्स अपनी जगह आगे बनाएंगी। बात करेंगे इसी पोजीशन पे वर्ल्ड कप का जो फुटबॉल माका सजा हुआ है, मैदान सजा हुआ है इन कतर। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर महमूद साहब, साबिक कैप्टन रह चुके हैं। सर बहुत शुक्रिया। तो क्लियर हो चुका है क्रोएशिया एंड ब्राजील अब अपनी जगह बना चुकी हैं। कौन कौन सी टीम आपको लगता है कि मजीद आगे जाएगी? अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया। ये नॉकआउट मरहला चूँकि हमेशा से जो है ना एक मुश्किल और टफ जो है ना वो मरहला होता है और इसमें वही टीम्स जो हैं वो आगे जा सकती हैं जो प्रेशर को लेके खेल सकती हैं। और चूंकि इसमें ये नहीं है कि आपके पूल के मैचेस हैं, एक हारा या जीता या ड्रॉ कर लिया तो आपको पॉइंट्स मिलते जाएंगे और आप आगे जाने के चांसेस आपके होते हैं। इसमें अगर आप हारे तो गए। और इसमें जैसे आपने बता ही दिया कि टीम्स जो हैं वो
जो आगे आ रही हैं अब प्री क्वार्टर फाइनल से क्वार्टर फाइनल के अंदर, और वो किस तरह से वो जीती हुई आ रही हैं। और उसमें अगर आप देखें तो वही जो हम पहले भी जब मैं आया था और आपसे बात की थी कि वो जो यूरोप और इस तरफ साउथ अमेरिका साइड की जो टीम्स हैं वही जो हैं वो चूंकि स्टैंडर्ड और लेवल में बेहतर हैं एशिया से और बाकी कॉन्टिनेंट से, तो इसलिए आपने देखा कि वही टीम्स जो है ना आगे आ रही हैं। इसमें जैसे इंग्लैंड की अगर आप बात करें तो इनकी एक आउटस्टैंडिंग सी जो है ना वो परफॉर्मेंस में देखता चला आ रहा हूँ। जैसे पहले भी आपने इनके राउंड के मैचेस में भी देखा और फिर ये जो प्री क्वार्टर फाइनल भी हुआ तो इसमें भी इन्होंने अच्छी जो है ना एक अच्छे मार्जिन से जो है वो जीता है सेनेगाल को 3-0। तो जैसे आप पूछ रहे हैं कि जी कौन सी टीम्स, तो मुझे लगता है कि इंग्लैंड जो है वो इस दफा काफी फॉर्म में है और अच्छी परफॉर्मेंस जो है ना वो देती चली आ रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद सेमीफाइनल में वो जाएं। और इसी तरह आपकी हॉलैंड की टीम जिसको हम अंडर एस्टिमेट मेरा ख्याल कर रहे थे, और जो मैंने इनका प्री क्वार्टर फाइनल जो देखा है और जिस तरह से इन्होंने खेला है और स्पेशली जो इनका वे ऑफ प्लेइंग था और जो विंग से आके अटैक करना, और आपने गोल भी अगर देखे हो, मैंने बहुत फोकस करके वो मैच देखा, तो आपने देखा हो कि इनका अटैक जो है वो अटैक फ्रॉम बिहाइंड हो रहा है, यानी पीछे से इनके फुल बैक्स जो है ना वो ऊपर आते हैं और आके डिफेंस उनकी फॉरवर्ड लाइन और मिडफील्ड के साथ कोऑर्डिनेट करके जो है वो गोल क्रिएट करते हैं। ठीक है आमिर साहब, लेकिन तो हमने ये देखा कि नॉकआउट मरहले में यकीनी तौर पर वही टीमें सामने आई हैं जो कि अच्छा खेल पेश कर रही थी, लेकिन जब शुरू में कुछ अपसेट्स हुए तो शायद इस तरह से लग रहा था कि जो टीमें अपसेट कर रही हैं अब वो भी कुछ मैच जीतेंगी, वो भी अगले मरहलों तक जा सकेंगी। जी, उसमें ये हमेशा ये होता है जब जो आपके शुरू के मैचेस हैं, पहले राउंड के जो मैचेस हैं, उसके ऊपर आप कोई अपनी ओपिनियन या राय कायम नहीं कर सकते टीम के बारे में। और जैसे जैसे कंपटीशन आगे बढ़ता है और जैसे जैसे टीम्स खेलती हैं उनका कॉन्फिडेंस डेवलप होता जाता है, ज़ाहिर है नया एटमॉस्फेयर होता है, नई कंडीशंस हैं। जो यूरोप से टीमें स्पेशली आई हैं एशिया में खेलें, और मिडिल ईस्ट के अंदर आपको पता है जो वेदर की कंडीशंस भी होती हैं। और ये अगर वर्ल्ड कप आप सोचें कि जैसे हर दफा होता है जून जुलाई में और अगस्त में, अगर उस वक्त होता तो क्या टेम्परेचर होता और वो कैसे वो खेल सकती हैं, तो वो एडजस्ट करते उनको कुछ टाइम लग जाता है। और लीग इसीलिए जो है वो शुरू में कराई जाती है कि 3 मैचेस में वो एडजस्ट कर जाएं और उसके बाद फिर जो उनकी रियल परफॉर्मेंस है वो नजर आए। और ये इसको हम अगर आप बाकी गेम्स से देखें तो ये फुटबॉल एक बिल्कुल डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ल्ड कप है। ये रियल वर्ल्ड कप है जिसमें मोर और लेस सारी दुनिया की टीम, जैसे मैंने आपको पिछली दफा भी बताया था कि वो क्वालिफाइंग राउंड में शामिल होती हैं। और इतना बड़ा नंबर टीम्स का 32 टीम्स आप देखें कि पूरी दुनिया से निकल के अगर आती हैं, कोई ऐसा इवेंट मेरे ख्याल में नहीं है जिसके अंदर 32 टीम्स क्वालिफाई करके आए हैं। 211 टीम्स जो हैं वो इसके अंदर पहले क्वालिफाइंग राउंड में खेले। तो ये एक रियली आप इसको मेगा इवेंट कह सकते हैं और वाकई एक वर्ल्ड कप कह सकते हैं। बिल्कुल। और आगे आने वाले मैचेस में भी सर तगड़े मुकाबले की तवक्को जाहिर की जा रही है। अच्छा, जर्मनी ग्रुप स्टेज पर दूसरी बार बाहर हुआ है, कौन कौन सी ऐसी टीम्स हैं जो आप समझते हैं जिनको अगले मरहले में जाना चाहिए था? जी, जर्मनी जी बिल्कुल ब्राजील के बाद मेरी पर्सनली फेवरेट टीम जर्मनी थी, लेकिन चूंकि मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये वर्ल्ड रैंकिंग में 11वें नंबर पे आ रही थी जब वर्ल्ड कप शुरू भी हुआ है, तो ऑलरेडी इनकी परफॉर्मेंस डाउन हो रही थी। ये कोई ऐसी मेरा ख्याल है कोई सरप्राइजिंग चीज वैसे हमारे लिए नहीं होनी चाहिए, चूंकि लोग वर्ल्ड कप 4 साल बाद जो है ना टीम्स को नॉर्मली ज्यादा फोकस करके देखते हैं, तो फिर उनका ख्याल यही होता है कि 4 साल पहले जैसी टीम थी शायद वैसी होती। तो अगर आप पूरे टेन्योर में और पूरे पिछले वर्ल्ड कप से अब तक अगर उनको फॉलो करते जाएं तो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो नीचे रही। तो ये होना था कि उनको बाहर होना था। बहरहाल ये है कि इंग्लैंड मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, हॉलैंड जो है वो टीम अच्छी है, अर्जेंटीना भी अब ऊपर क्वार्टर फाइनल में आ गई ऑस्ट्रेलिया को हरा के। तो वो चूंकि एक बड़ी टीम है और प्रेशर और बड़े मैच के अंदर जो है वो मेरा ख्याल है वो ज्यादा बेहतर। आपने देखा मेसी जो है वो आपको गोल करता हुआ जो है ना वो नजर आ रहे हैं। और आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात ये बताऊं कि इनके जो क्वालिफाइंग राउंड्स हुए थे जब अर्जेंटीना के, तो उसमें 12 से 13 गोल जो है वो पूरी टीम ने किए थे, और वो सारे के सारे गोल जो हैं वो मेसी ने ही किए। और अगर मेसी उनकी टीम में ना होते तो शायद वो क्वालिफाई ना करते वर्ल्ड कप के लिए। तो अब तक भी उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत बेहतर जा रही है। ठीक है, आमिर ये बताएगा कि जो मैचेस में हम देखते हैं, आप वैसे ही जोशो खरोश आपको लग रहा है जिस तरह के आम फुटबॉल मैचेस में होता है, या अगर हम देखते हैं मगरिब में तो जिस तरह से वहां पर दीवानगी का मुजाहरा किया जाता है इन मैचेस में, वैसा ही जोशो खरोश लग रहा है आपको?
उसमें देखें जी, जापान कोरिया 2002 से शुरू करके अगर आप देखें, जब वो क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल तक भी गई, उसके बाद से ये टीमें जो हैं वो मुसलसल इंप्रूव कर रही थी। तो एशिया में और कोई टीम क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल तक आए ना आए, ये उम्मीद हमें ज़रूर होती है कि ये दो टीमें जो हैं ईरान और सऊदीया के बाद जो है ये आगे बढ़ेंगी। तो अनफॉर्चुनेटली अब वो तो बाहर हो गई हैं दोनों की दोनों। कोरिया भी हार गई और जापान भी जो है वो पेनल्टीज पे जो है ना वो हार गई। तो अब इसमें एशियन जो हम लोग हैं उनका इंटरेस्ट अपने हिसाब से एशियन रीजन के हिसाब से तो अब नहीं उतना रह गया, लेकिन चूंकि यूरोपियन टीम्स और इसमें ब्राजील जैसे है, इनका वे ऑफ प्ले इतना अच्छा और इंटरेस्टिंग है और इतना अट्रैक्टिव होता है, और नॉकआउट मरहले चूंकि बहुत वो उस तरह से समझे खतरनाक होते हैं और वो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, तो इसलिए सारे लोग उसको देखते ही हैं। तो जोशो खरोश तो उतना है, वो तो है और वो रहेगा। जो फुटबॉल लवर्स हैं वो जरूर इस वर्ल्ड कप को कंप्लीट होता और फाइनल की टीमों को फाइनल खेल। बहुत शुक्रिया। साबिक फुटबॉल कैप्टन आमिर महमूद हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और उनका यही कहना था। अच्छा, जो सबसे डिफरेंट चीज हम सुनने को मिलती है, मेसी की बहुत ज्यादा बात होती है, जिससे आमिर साहब यही कह रहे थे कि मेसी अगर ना होते तो फिर उनकी जो टीम के जो गोल्स हैं वो शायद कोई और प्लेयर ना कर पाता। अच्छा अनवार, चले आगे बढ़ते हैं और टाइम भी बढ़ा है, प्रोग्राम अपने इख्तिताम को भी पहुंच रहा है। मीठे में आपको क्या पसंद है? मैं तो मीठे का बहुत ज्यादा शौकीन हूँ। मुझे तो गरम गरम गुलाब जामुन शीरे वाले थोड़े से जरा गरम हुए हो, वाह वाह क्या ही बात है, मुंह में पानी आ जाता है। पूरी दुनिया में जो शरकपुर के गुलाब जामुन है मशहूर है, बहुत ज्यादा फेमस है और दे आर नॉट इजी टू गेट। पहुंचना बहुत मुश्किल है, बिल्कुल बहुत ज्यादा मुश्किल। लेकिन क्या बात है भाई, बुखारी हमारी टीम की, बुखारी साहब की तारीफ बनती है और अच्छा चले गए। और अच्छी बात ये कि पूरी टीम के लिए लेकर आए। हमने बुखारी साहब को हमेशा क्रिटिसाइज किया है, हम आज उस पर माजरत भी चाहते हैं, क्योंकि बुखारी साहब उस दिन हमारे लिए शरकपुर से गुलाब जामुन लेकर आए थे। बड़ी तंग गलियों में से गुजरना पड़ता है, मेरा ख्याल है कितनी पुरानी हिस्ट्री है इस दुकान की, 120 साल की शायद। तो बुखारी साहब को क्रेडिट जाता है। रिपोर्ट हमारी टीम ने रेडी की है, वो देख शेयर करते हैं आपके साथ। 100 साल से ज्यादा अर्सा गुजर चुका है। डेली के हम बनाते हैं 2.5-3 मन जो है ना गुलाब जामुन रोजाना के बनते हैं, जो आज कुछ सेल हो जाते हैं, कुछ सुबह इसी तरह ना सारा दिन चलता रहता है। मेरे दादाजी, वालिद साहब, ताया जी, उसके बाद बड़े भाई हैं, कजन्स हैं, वो भी इधर ही होते हैं। चौथी नस्ल अब अल्हम्दुलिल्लाह शुरू। कारोबार मिठाई का काम जो है ना वो दादाजी ने वो सीखा हुआ था। कारोबार किया शुरू, कारोबार इतना ज़्यादा नहीं था। मियाँ साहब की बारगाह में हाज़िर हुए, मियाँ साहब से अर्ज़ की, मियाँ साहब ये मसला है। तो आपने कहा बेलिया ये जाके काम आप गुलाब जामुन बनाने शुरू करो। एक दिन दादाजी ने गुलाब जामुन बनाए तो वो ज़्यादा मज़ेदार नहीं थे। मियाँ साहब की बारगाह में हाज़िर हुए, मियाँ साहब से अर्ज़ की, मियाँ साहब की ये सही मज़ेदार नहीं बनी। आपने कहा अच्छा बेलिया मैं आऊँगा, आके देखूँगा। तो यहाँ पे आए, चेक किए तो वो मज़ेदार थे। आपने कहा यार ये तो बड़े मज़ेदार हैं, तुम कहते हो कुछ नहीं। दादाजी ने चेक किए तो वाकई बहुत ज़्यादा मज़ेदार थे। उस वक्त से मियाँ साहब ने कहा आप बनाते जाओ और बेचते जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये है कि हमारे पास कभी हम ये पूरे भी नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा काम हो चुका। सिर्फ 2 चीज़ें इसमें ज़्यादा होती हैं, खोया और सूजी। उसके अलावा इसको जो ये फुलाने के लिए होते हैं, मीठा सोडा होता है, थोड़ा सा दही का इस्तेमाल करते हैं, दूध दही का थोड़ा सा, ये इसकी रंगत के लिए। शरकपुरी गुलाब जामुन तो हर बंदे ने लिखा हुआ है, वो तो हम किसी को रोक नहीं सकते। हाजी हकीम अली कोई भी नहीं लिख सकता। हाँ, जो झूठ बोल के बेचते हैं उनका हम कुछ कह नहीं सकते। तो अनवार, बस ये बात साबित हुई कि जो फूड लवर्स होते हैं ना वो कहीं पर भी पहुंच जाते हैं और जो एक्चुअल जगह होती है वो तलाश कर लेते हैं। अच्छा, मेरा एक बार अंदरून शहर जाना हुआ और लाहौर की मशहूर ज़माना जो एक कढ़ाई है, नाम मैं नहीं लूंगी, तो वो एक रोड नुमैर ने मुझे दिखाई और वहां पर 1, 2, 3, 4, 5 भाई और वो एक ही नाम से। मैंने एक्चुअल वाली कौन है, असल कौन है, जिनका टेस्ट है वो फिर ढूंढ लेते हैं, उनको पता होता है। जैसे बुखारी साहब ने एक्चुअली ये दुकान खुली है, 122 साल पुरानी दुकान है, उस दुकान की हिस्ट्री है। मतलब तंग रास्ते हैं, वहां पर जाना भी आसान नहीं है। तकरीबन 1.5 घंटे की ड्राइव है, 1.5 घंटे की ड्राइव है। तो बड़ी मेहनत से रिपोर्ट रेडी की गई थी और जब ये
गुलाब जामुन यहाँ पर आए थे तो वो मेहनत सफल हो गई थी क्योंकि बहुत ही टेस्टी थे। जब हमने भी ट्राई किया, हालांकि अगर कहीं से लेकर चीज आए तो थोड़ी सी वो फ्रेश नहीं होती, बट स्टिल जो उनका टेस्ट था और जिस तरह के गुलाब जामुन थे बड़ा मुनासिब था बहरहाल। तो अगर आप लोग भी कोई ऐसी चीज एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो जरूर ट्राई कीजिएगा। और अनवर, ऐसा होता है कि यूजुअली विंटर्स में मीठे की क्रेविंग भी ज्यादा होती है, तो मीठा इस्तेमाल करें लेकिन थोड़ा सा जरा इत्तेदाल के साथ इस्तेमाल करें। बहरहाल प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। अब बात करते हैं शहर लाहौर की, और लाहौर के हवाले से बड़ी ही मशहूर कहावत है कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं। तो लाहौर के जो रंग हैं, बागों का शहर है और हर चीज जो लाहौर की है वो हमें भी शायद इसलिए ज्यादा बहुत अच्छी लगती है कि लाहौर में रहते हैं। किसी और से मोहब्बत है तो शेर और शायरी में भी जो है ना वो लाहौर का तस्करा होता है। लाहौर का कोई सानी नहीं है, लेकिन लाहौर को एक डिफरेंट एंगल से हमारी रिपोर्टर हैं फलक चौहान, बहुत अच्छी रिपोर्ट्स रेडी करती हैं, पैकेजेस रेडी करती हैं। उन्होंने एक डिफरेंट एंगल हमें लाहौर का दिखाया है, वो आपके साथ कहां लेकर चल रही हैं आज देखते हैं। नबीहा और अनवार, आपने लाहौर की सड़कें और लाहौर के तफरीही मकामात तो देखे होंगे, लेकिन क्या आप दोनों ने लाहौर को ऊंचाई से देखा है? जनाब अनवार, आप तो मुझे लगता है बहुत हैरान होकर देख रहे होंगे कि क्या हम लाहौर को ऊंचाई से देख सकते हैं। जी हाँ, ये पॉसिबल है, क्योंकि आज मैं आपको लेकर आई हूँ डबल डेकर बस जो हमें लाहौर की साइट सीइंग करवाएगी। अब हम चलेंगे डबल डेकर बस में और आप मजीद टूरिस्ट से भी बात करेंगे और उन लोगों से जानेंगे कि वो लाहौर को किस तरह से देखते हैं, और लाहौर की अब मैं आपको आज दोबारा से सैर करवाऊंगी। तो आइए चलते हैं। अब हम बात करेंगे ड्राइवर से, क्योंकि उसके बाद तो बस चल जाएगी। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये रूट कितना लंबा है, कितने घंटे का होता है? ये तकरीबन मैडम 40 से 45 मिनट लगते हैं। यहाँ से हम निकल के कलमा चौक, मेन बुलेवर्ड, जेल रोड, कनाल रोड, माल रोड, अपर माल, लोअर माल से होते हुए आज़ादी फ्लाईओवर और फिर देन मीटर इकबाल पार्क। चले जी, अब हम जाएंगे ऊपर, क्योंकि अब बस चलने वाली है और हम आपको ऊपर से लाहौर का पूरा व्यू दिखाएंगे। आपको ये भी बताएंगे कि बच्चे कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं और इसके अलावा कितनी अवाम की तादाद है जो यहाँ पर बहुत शौक से आती है। अच्छा जी, अब बस चल चुकी है और यहाँ पे एक स्कूल का टूर भी आया हुआ है, वो साइट सीइंग करेंगे लाहौर की। अभी हम बात करेंगे इशफाक साहब से। तो इशफाक साहब, ये बताइएगा कि क्या सिर्फ ये फैसिलिटी लाहौरियों के लिए या फिर ये पूरे पंजाब या पूरे पाकिस्तान में भी है? देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह अब कोई एक्सपेंशन की तरफ हम 2 साल पहले चले गए थे। वी हैव स्टार्टेड इन पिंडी, इस्लामाबाद एंड बहालपुर आल्सो। अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की डायरेक्शन है और हमारे एमडी साहब का और सेक्रेटरी साहिबा का ये मिशन है और विजन है कि इसको हमारे पंजाब के जितने बड़े शहर हैं, स्पेशली जो डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं, वहाँ पे भी इसको हम एक्सपेंड करने जा रहे हैं। तो अब हमारे जो बसेस हैं उसको हम परचेज कर रहे हैं, वो इन प्रोसेस है। सो होपफुली मार्च अप्रैल तक पूरे डिविजनल हेडक्वार्टर्स में आपको ये डबल डेकर बसेस नजर आएंगे। क्या ये सबकी सारी अवाम की पहुंच में इसकी टिकट है? ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जी। देखें, जो गवर्नमेंट का काम होता है जी फैसिलिटेट करना, हम बड़े माइनर से पैसों में ये फैसिलिटीज़ दे रहे होते हैं। बल्कि उस पर एक और मैं चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि हमारी राइट्स पे जो होते हैं सीनियर सिटीज़न है जो कि 65 ईयर्स से ऊपर होते हैं, दे आर फ्री, डिसेबल दे आर फ्री, और जो बच्चे होते हैं अंडर 5 वो भी फ्री होते हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी हम खुसूसी यहाँ पे राहत दे रहे होते हैं जी।
बहुत अच्छी हवा भी चल रही है, मौसम बहुत अच्छा है, धूप ठंडी ठंडी लग रही है, इतनी गर्मी भी नहीं है, ज़ाहिर है सर्दी आ गई है। अब हम बात करेंगे कुछ टूरिस्ट से जो कि यूके से भी आए हैं और कुछ आउट ऑफ सिटी से भी आए हैं, तो उनसे जानते हैं कि उनका कैसा एक्सपीरियंस है, क्या वो इंजॉय कर रहे हैं इस राइड को। तो आइए। अस्सलामुअलैकुम मैडम, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड जी, वेरी गुड। कहाँ से आई हैं? हम नहीं जी, हम तो लाहौर में ही रहते हैं। हमारी दोस्त आई है यूके से, सोफिया, और वी आर गिविंग हर अ राउंड ऑफ द सिटी। आई थॉट दिस वाज द बेस्ट वे, यू नो, टू शो लाहौर टू द विजिटर्स। तो दिस इज़ अबाउट माई 6th-7th विजिट, बिकॉज जो भी कोई हमारे गेस्ट आते हैं इंटरसिटी या इंटरनेशनल, तो वी मेक इट अ पॉइंट कि बस की ज़रूर सैर कराएं, बिकॉज इट टेक्स यू इनसाइड द सिटी। तो ये भी एक मौका अच्छा होता है, वहाँ सिटी में जाना दुश्वार गुजार है, फिर ये सारे लाहौर की सैर भी करा देते हैं। एंड इनफैक्ट मैंने तो लंदन में भी साइट सीइंग टूर किए हुए हैं। मेरे ख्याल में हमारा इज़ मोर इंजॉयबल एंड मोर लाइवली। आप मुझे बताइए, आप यूके से आई हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस है? क्या ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है आपका पाकिस्तान में? नहीं, पाकिस्तान में तो मैं आती रहती हूँ, लेकिन लाहौर में ऐसे घूमने का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। और आई थिंक इट्स ब्रिलियंट, द सर्विस इज ब्रिलियंट, और आई एम एंजॉयिंग वेरी मच। मुझे एक दफा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा। जिंदाबाद। अच्छा जनाब, इस बस में आज स्कूल के बच्चों का भी एक टूर आया हुआ है, तो हमने सोचा क्यों ना इन बच्चों से भी बात की जाए और इनसे जानते हैं कि क्या ये एंजॉय कर रहे हैं इस राइड को। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, ठीक। अच्छा मुझे ये बताओ, कहाँ किस स्कूल से आए हो और कहाँ से आए हो? दारुल-ए-अरकम स्कूल ननकाना साहिब। ननकाना से लाहौर आए हो, तो लाहौर में क्या क्या चीज़ें अभी तक देख ली हैं? फिलहाल तो इससे पहले फोर्ट्रेस गए हैं, उसके बाद कज़ाफ़ी स्टेडियम से इधर आए हैं। मज़ा आ रहा है इस बस में? बहुत ज़्यादा। इधर ये एक तो ये है कि स्टडी के दौरान बच्चे थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है ऐसे टूरों से। ऐसे टूर होने चाहिए बच्चों के लिए। पाकिस्तान कायदे आज़म। अनवार, लेकिन ये बच्चे जो हैं इनको किसने मार के लगता है बिठाया हुआ था? फलक ने लगता क्या कि आपने बोलना बिल्कुल भी नहीं है, मुस्कुराना भी नहीं है और एंजॉय भी नहीं करना। शायद उनके साथ थे, हाँ। वो साथ थे, तो बच्चे बहुत डिसिप्लिन का मुजाहिरा। लेकिन बच्चे एंजॉय कर रहे थे। इट वाज अ वेरी गुड रिपोर्ट, और आपका जो मुनफरिद अंदाज है वो हमें खूब भाता है। क्यों अनवार? बिल्कुल ऐसे ही है। और जो अगर स्पेसिफिकली इस बस की बात करें, इस टूर की बात करें, तो नबिया लाहौर में बहुत फेमस है। नहीं, मैंने तो नहीं सफर किया, हम ये जिक्र कर रहे थे कि थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन वो हम बातें बताएंगे नहीं आपको जो हम एक्चुअली कर रहे थे। बट ये बहुत अच्छी सर्विस इसलिए है कि अगर कोई गेस्ट आपके आते हैं, जैसे वहां पर यूके से खातून आए गेस्ट भी थे, आप उनको अगर अपनी गाड़ी में लेके जाते हैं और पूरा लाहौर घुमाना है, तो 2-3 हज़ार का आपका फ्यूल, और यहाँ पर सिर्फ 200 रुपए की टिकट है और लोग खुश भी हो जाते हैं। बच्चों के लिए आई थिंक बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं, बच्चे बड़े खुश होते हैं। स्पेशली जब मेरी बहन अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया से आई, तो उसके बच्चे ऑब्वियसली अभी इस एज में उनके लिए क्या एक्टिविटी थी, मतलब कि कहाँ लेकर जाएं, कितने खाने खिलाएं, क्या करें। तो मैं चाहती थी कि कुछ इस तरह का एक्सप्लोर करें, बच्चों को लेके जाएं, क्योंकि उनके लिए एक बड़ी मजेदार चीज होती है। तो कि बच्चे बड़े थोड़ा सा हैक्टिक हो रहे होते हैं इस तरह की एक्टिविटी में। कर रहे थे कि कुछ गेस्ट अगर कराची से आते हैं, कुछ और शहरों से आते हैं, तो वो मुझे कहते हैं कि हमने ऑरेंज ट्रेन पर सफर करना है, तो हम खुद से अभी तक नहीं जा सके। तो वो लोगों को इस पे सफर करना बड़ा पसंद है। और जिस तरह से बसेस बन रही हैं, ये रूट्स डेवलप किए गए हैं, जैसे ऑरेंज ट्रेन है या मेट्रो बस है, तो वो लोगों को बहुत ज्यादा शौक है। स्पेशली जिस तरह से ननकाना साहब से ये ट्रिप आया हुआ था बच्चों का, तो पूरे लाहौर शहर का विजिट करना, देखना, तारीखी मकामात देखना, तो आई थिंक ये 1 डे ट्रिप जो है, स्पेशली जो ट्रिप्स आते हैं उन बच्चों के लिए बहुत, और जो फिर व्यू है डबल डेकर बस से जो व्यू है, हिस्ट्री भी बताई जाती है इस बस में। सम टाइम आई थिंक वीकेंड्स पर वो यूजुअली होता है, और वो भी साथ साथ बताई जा रही होती है। तो मेरे ख्याल से ये टूरिज्म के लिए भी इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। बहुत अच्छा है फलक कि उन्होंने कितना अच्छी रिपोर्ट रेडी की, हमारे साथ शेयर की। और आगे एक और खाने पीने की बात कर लेते हैं। अनवार, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। जिस तरह की स्टोरी है, बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। ये बताएं कि कोरमा पसंद है आपको? वैसे बिल्कुल, कोरमा कितना अच्छा लगता है, अच्छे से नान तिलों वाले आए हो, घर का कोरमा बना हो, मुंह में पानी आ जाता है। खुद आप फास्टिंग करती हैं और आप मुझे कह रही हैं कि मैं कोरमे खाऊं नान के साथ। आपको बताएं कि यूके में एक चैनल है टेस्टी यूके,
उन्होंने बताना, मतलब हम बहुत सारे चैनल से देखते हैं रेसिपीज बनाना और फिर ट्राई करते हैं, तो अनवार इन्होंने कोरमे की एक अनोखी ही रेसिपी को मैं डिस्कस कर लूं, क्योंकि जो रेसिपी है वो बताने वाली इसलिए कि उसके बाद आपका जो दिल है वो शायद फट जाएगा, टूट जाएगा। तेल के चंद कतरों में 2 मोटे कटे प्याज हैं, लहसुन के 2 पीसेस हैं, चिकन के कटे हुए पीसेस हैं, साथ ही इस रेसिपी में 2 मोटे कटे टमाटर हैं, 2 टेबलस्पून कोरमा पेस्ट है, 200 ग्राम बासमती चावल हैं, वो भी बगैर धोए या धोए शामिल कर दिए जाते हैं, चिकन स्टॉक है, पालक डाली जा रही है। ये किस किस्म का कोरमा है? सबसे पहले तो बताएं हम अपने नाजरीन को, जो हमने अभी तक बताया नहीं है, कि इस कोरमे में गोभी डाली गई है, गोभी डाली है, बासमती चावल डाले हैं, पालक डाली गई है। भाई कहाँ का ये कोरमा बन रहा है? कोरमे की ये शाही खाना है एक, जो कि मुगल दौर में बादशाहों के आगे कोरमा बना है। जी आज क्या बना है किचन में? तो किचन में बादशाहों के आगे अगर इस तरह का कोरमा रखा जाता उस वक्त, जिंदा होते तो वो उनके हाथ ही कटवा देते, इनको दीवार में चुनवा देते। इन्होंने जो कोरमे के साथ हाल किया है, और सिर्फ हम पाकिस्तानी ये डिस्कस नहीं कर रहे। फाइनल इसकी जरा शक्ल जरा दिखाइएगा, फाइनल प्रेजेंटेशन अगर हमारे पास है तो मैं तो जरूर देखना चाहूंगी क्या बना है ये। एंड में पानी भी ऐड किया है। फाइनल प्रेजेंटेशन भी आप देखना चाहूंगी ये कौन सा शेफ है, ये कौन हाल किया गया है। और अच्छा ये फाइनल है शक्ल मेरे ख्याल से। देखें अच्छा नबिया, इसको बांग्लादेश में, इंडिया में भी इसी तरह से डिस्कस किया जा रहा है जिस तरह हम कर रहे हैं इसको। वैसे क्या पता हमें भी क्रिटिसाइज करें, क्या पता अच्छा हो। नहीं किसी सूरत कोरमे के अंदर गोभी और पालक, नाम बदलने, फिर नाम बदल लेना चाहिए। और यही कहा जा रहा है कि जो भाई साहब, वैसे उसके मसाले डिफरेंट होते हैं, बिल्कुल डिफरेंट है, उसका टेस्ट डिफरेंट है, बनाई जाती है, उसको कूट कर बनाया जाता है, गरम मसाले का उसमें खूब इस्तेमाल किया जाता है। तो कोरमा ही रहे, उसमें पूरे पालक सब कॉन्टिनेंट में इस वक्त सबसे बड़ी बहस छिड़ी हुई है। ये कोरमे की तौहीन हो गई है, कोरमे की तौहीन हो गई है। हम देख रहे हैं बांग्लादेश में और इंडिया में भी इस पर बड़ी तनकीद की जा रही है। अभी आपको बराह रास्त ये चलते हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ जो हैं वो इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं, आपको बराह रास्त ये चलते हैं। और हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।